एक कमरे में एक लड़का अपने फोन के अलार्म से जाग जाता है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वह चौंक गया। पूरा कमरा लाल रंग के ग्रंथों से रंगा हुआ है। वह सोचता है कि जब वह सो रहा था तो यह सब किसने लिखा होगा, लेकिन अजीब बात यह है कि अक्षर गायब होने लगते हैं। फिर वह सोचता है कि उसे शायद भ्रम हो रहा है क्योंकि वह अभी अभी उठा है। अजीब बात है कि यह कितना वास्तविक लग रहा था। लेकिन फिर वह बगल की ओर देखता है और नोटिस करता है वह जिस कमरे में है वह उसका कमरा नहीं है। उठते हुए वह सोचता है कि यह कैसी जगह है। जो नूडल्स उसने खाए थे और जो दो टिश्यू उसने फर्श पर फेंके थे वे अब वहां नहीं है। जाहिर है वह भ्रमित हो जाता है और घबरा जाता है। ऐसा लगता है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन की यादें मिल रही हैं जो बिल्कुल उसके जैसा है। इसके अलावा दोनों अनाथ हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाए। हमारे नायक ने जीवन भर अध्ययन किया और एक अद्भुत विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया। लेकिन जिस व्यक्ति का शरीर उसने अपने कब्जे में लिया था उसने स्कूल छोड़ दिया था और उसकी नौकरी बहुत खराब थी। अपने कांपते हाथ को देखकर वह सोचता है कि क्या वह किसी दूसरी दुनिया में है। और छत पर खून से लिखे उन शब्दों का क्या संबंध था। इस शरीर के मूल स्वामी की स्मृतियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। वह वहीं खड़ा होकर स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। जब कोई उसे पति कहकर बुलाता है और कहता है कि जाने का समय हो गया है तो नाश्ते का समय हो जाता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे एक बड़ी वक्रता वाली महिला दिखाई देती है। उसकी जांघों को देखकर वह सोचता है कि यह पति वाली बात क्या है। इस समानांतर दुनिया में क्या उसकी शादी इतनी जल्दी हो गई। वह बिस्तर पर बैठ जाती है और उससे कहती है कि उठो, देर हो रही है। अब दुष्ट को लगता है कि देहांतरण इतना भी बुरा नहीं था। वह बड़ी मुश्किल से निगल पाता है, यह सोचते हुए कि यदि यह पुनर्जन्म न होता उसे इतनी सुंदर और दयालु महिला कभी नहीं मिलेगी। वह उसे नाश्ते के लिए बुलाती रहती है। वह समझ नहीं पा रहा है कि उसे बेबी, बीवी या डार्लिंग कहकर बुलाए। इसके बाद वह उसकी यादों में झांककर उसका नाम ढूंढने का निर्णय लेता है ताकि यह आसान हो जाए। वह सोचना शुरू करता है और अजीब तरह से सो जाता है। उसे कुछ नहीं मिलता, उसका दिमाग टूट जाता है। कोई नाम नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई शौक नहीं, कोई पसंदीदा पद नहीं, कुछ भी नहीं। उसकी याददाश्त में उसके बारे में कुछ भी नहीं है। वह पीछे मुड़कर देखता है। झिझकते हुए उसे एहसास होता है कि वह अभी भी खड़ी है और वह पहले से ही जानता है कि यह तथाकथित पत्नी अजीब है। और एक मक्खी उसकी आंख पर बैठ जाती है। वह झिझकते हुए पूछता है कि वह कौन है। वह एक पल के लिए स्थिर खड़ी रहती है। फिर वह कहती है कि ऐसा लगता है कि वह देख सकता है और उसका मुंह पहले से ही राक्षसी सा खुला हुआ है। नायक ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि वह बस थोड़ा उलझन में है, वह इस बारे में ठीक से सोचेगा। लेकिन अब वह पहले से ही एक विशाल प्राणी में बदल गई है जिसे वह देख सकता है। वह एक पल के लिए रोता है लेकिन अगले ही पल उसे निगल लिया जाता है। अचानक वह फिर से बिस्तर पर जाग जाता है। उसे पसीना आ रहा है और वह सोच रहा है कि क्या हुआ। वह ऊपर देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि सब कुछ एक सपना था, लेकिन वहां एक बार फिर वही शब्द और खून दिखाई देता है। वह उन्हें पढ़ नहीं पाता। चीजें गायब हो जाती हैं और उसे लगता है कि शायद वहां कोई सुराग हो। अपने हाथ को घूरते हुए वह सोचता है कि उसे अंधे होने का नाटक करना होगा। लेकिन सिर पर हाथ रखकर वह जानता है इस शरीर के स्वामी की यादों में वह अंधा नहीं था, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अकेला रहता था और उसने कभी भी कुछ भी असामान्य नहीं देखा या सुना। इसका मतलब है कि वह उसे जाने नहीं दे सकता। यह महिला जानती है कि वह उसे देख सकता है। फिलहाल उसे यह दिखावा करना होगा कि वह मौजूद ही नहीं है। दरवाजे से एक हाथ आता है और उसे बुलाता है, कहता है कि वह अभी उठा है और नाश्ते का समय हो गया है। वह मोहक ढंग से उसके पास आती है जबकि वह सोचता है कि उसे अनदेखा करना होगा और देखना होगा कि पूर्व मालिक कैसे रहता था। वह ड्रैगन बॉल्स और प्ले रखती है और पूछती है कि क्या वह जाग रहा है। पसीने से तरबतर वह जानता है कि वह न तो हिल सकता है और न ही देख सकता है, अन्यथा वह मर जाएगा। लेकिन अचानक वह अपनी गर्दन घुमाकर उसके पास आती है जबकि वह अपने आप से आग्रह करता है कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा सकता। लेकिन वह करीब आती रहती है और अचानक उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर आ जाती है। जैसे ही वह उसके चेहरे को छूता है वह प्रतिक्रिया दिखाता है और तब उसे पता चलता है कि वह देख सकता है। उसका चेहरा एक श्राप से भस्म होने लगता है और अचानक वह फट जाता है। अगले ही पल वह अपनी आंखें खोलता है और फिर से चौंक कर उठ खड़ा होता है। लेकिन अब वह उस दुष्ट औरत पर क्रोधित है। बेचारा आदमी पसीने से तर होकर जागता है और रुककर तर्क करने की कोशिश करता है और आश्चर्य करने लगता है। क्या वह पुनर्जीवित हो रहा है या यह एक समय चक्र है। जाहिर है यह वैसा ही है जैसे आप किसी खेल में एक अंक बचाते हैं। वह अपना फोन पकड़ लेता है क्योंकि उसे पता है कि वह उससे प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए मजबूर करना चाहती थी। वह यह दिखावा करने के लिए कि उसका ध्यान भटक गया है, नाचती हुई लड़कियों के टिकटॉक वीडियो डालता है।
जब एक बार फिर वह उसके पीछे आती है और कहती है कि नाश्ते का समय हो गया है। वह अपने पति को बुलाती है और पूछती है कि वह उसके सामने अन्य महिलाओं को इस तरह क्यों देख रहा है। वह खुद से बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि वह लाइव स्ट्रीम वाली लड़की से प्यार करता है। इस बीच उसकी पत्नी पूछती है कि क्या वह अब उसे पसंद नहीं करता। वह उसके पास जाती है और कहती है कि उसे पता है कि उसे दृष्टि संबंधी कोई समस्या नहीं है। तो फिर फोन इतना पास क्यों है? क्या वह संयोगवश उससे मिल रहा है? वह फिर से अपने फोन पर खेलने लगता है और सोचता है कि क्या वह अजीब भी लग सकता है। हालांकि जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो वह थोड़ा शांत हो गया। इसके बाद वह अन्य लाइव स्ट्रीम की तलाश में लग जाता है। लेकिन तभी वह डर जाता है, वह उसके फोन पर लाइव स्ट्रीमिंग करती दिखाई देती है। वह डरकर उठ खड़ा होता है और फोन बिस्तर पर फेंक देता है। वह थोड़ा कांपता है। उसके पीछे खड़ी महिला कहती है कि वह देख सकता है। वह उसे खाने के लिए अपना राक्षसी मुंह खोलती है, लेकिन अब वह मुक्का मारने के लिए आता है, लेकिन वह चकमा दे देती है। और फिर वह कुछ नहीं कर सकता। हाथ पर काटने से वह तड़पता है और एक बार फिर मर जाता है। जब वह टुकड़ों को खा रही होती है तो वह सोचता है कि क्या ये सचमुच उसके अवशेष हैं। और इसके साथ ही वह फिर से बेहोश होने लगता है। एक बार फिर वह कहती है कि नाश्ते का समय हो गया है और वह उसके पास आती है, जिससे वह चौंक जाता है। छठी बार जब वह पुनर्जीवित हुआ तब भी वह उसके चेहरे के करीब आने से ही डर गया। और इसी वजह से उनकी कई बार मौत हो गई, क्योंकि वह बहुत अच्छा अभिनय नहीं कर पाते थे। आठवीं बार उसने उस कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था और उसे एहसास हुआ कि उसे देखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आपको उसे पसंद करने का दिखावा करना चाहिए, क्योंकि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वह नाश्ता देने आई उसने कहा कि वह अद्भुत है। उसकी योजना इसका यथासंभव फायदा उठाने की थी, लेकिन अंत में वह भूखा रह गया और उसने सब कुछ खा लिया। और इस प्रकार शांत होने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए वह लगातार 13 बार मर गया। कुछ लोग जो पागल हो जाते हैं वे बहुत समझदार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए मौत आती रही। यह 14, 15, 16 तक पहुंच गया और प्रत्येक मृत्यु के साथ उसे उस शरीर के मालिक की नई यादें मिलती गईं। वह उस दुनिया के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने लगा और यह भी कि वह उसकी दुनिया से कितनी अलग थी। यह जगह विचित्र कहानियों से भरी हुई है। 18वीं मृत्यु पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे पुनः क्यों जी रहे हैं। उन शब्दों को खून से किसने लिखा, और जैसे ही उसने उन्हें देखा वे गायब क्यों हो गए। एक बार फिर वह अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है। वह नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन वह जानता है कि उसकी पत्नी उनमें से एक है, वह एक राक्षस है। और आप अपने आप से यह दोहराने लगते हैं कि उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि वह जीने का हकदार था। एक बार फिर वह दरवाजे से आई और पति को बुलाकर कहा कि नाश्ते का समय हो गया है। वह यह जानते हुए भी उठा कि वह हर बार ऐसा करने आती है, लेकिन कभी भी शारीरिक संपर्क के लिए मजबूर नहीं करती। दरवाजे पर खड़े होकर उसने पूछा कि क्या वह दिन की शुरुआत कुछ गर्म नम मांस खाकर करना चाहेगा। वह बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी वह आसानी से निकल गया। वह तभी कुछ कर सकती है जब उसे यकीन हो जाए कि वह देख सकता है। वह कुछ खाना बनाने चला गया, जबकि वह उसके पास खड़ी हताश सी बोली कि उसने पहले ही नाश्ता बना लिया है और उसके लिए तैयार है। बेचारे ने आह भरते हुए सोचा कि झूठ जितना सुंदर होगा, झूठ भी उतना ही अच्छा होगा। वह कह रही है कि यह तैयार है, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ भी तैयार नहीं है। उसने अपना नाश्ता बनाया, यह जानते हुए कि उस कमरे से बाहर निकलने पर ही उसे अपनी पत्नी के बारे में कुछ पता चलेगा। जब वह नाश्ता करने के लिए आगे बढ़ा तो वह फर्श में समा गई और पूछने लगी कि क्या वह कुछ देख रहा है। वह दरवाजा खोलने के लिए उसके पास गया, क्योंकि उसे पता था कि उसे वहां से निकलना है। और वह दरवाजे के हैंडल पर खड़ी होकर पूछ रही थी कि वह कहां जा रहा है और वह उसके साथ घर पर क्यों नहीं रुकेगा। लेकिन उसने बस दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया और अपने आप से कहने लगा कि कोई भी उसे 18 बार मारकर बच नहीं सकता। अब वह बदला लेना चाहता है। जैसे ही उसे उसे खत्म करने का कोई रास्ता मिल जाएगा वह यहां वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वह अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है तो आसमान को देखकर उसे डर लगता है। दुनिया लाल है और विकृत प्राणियों से भरी हुई है। उसके सामने सिर्फ लोगों की छायाएं थीं। वह इससे डर जाता है और एक मनोरोगी की तरह हंसने लगता है। वह कहता है कि यह दुनिया वाकई दिलचस्प है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह फुटपाथ पर उल्टी कर देता है। अचानक कोई प्रकट होता है और पूछता है कि क्या चाचा ठीक हैं। वह चौंका हुआ लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह एक छोटी बच्ची है जो जानना चाहती है कि कहीं वह बीमार तो नहीं है। वह उससे कहता है कि वह ठीक है और वह उसे बड़ा भाई कह सकती है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वह सोचता है कि वह इतनी प्यारी है कि उसे बेटी पैदा करना अच्छा लगेगा।
लेकिन वह तुरंत विकृत हो जाती है और कहती है कि वह देख सकता है। उसका दिल रुक जाता है और वह ऊपर देखता है। लड़की एक ब्लेड के साथ एक विशाल राक्षस में बदल गई। हमारा नायक बोल नहीं पाता और फिर जोर जोर से हंसने लगता है, यह कहते हुए कि यह दुनिया बहुत बहुत दिलचस्प है, उसे यह दुनिया बहुत पसंद है और वह उसे बताता है कि उसे यह रूप बहुत पसंद है, क्योंकि इस तरह जब वह उसे मारेगा तो उसे कोई अपराध बोध महसूस नहीं होगा। वह बिना किसी पश्चाताप के इस जगह के सभी अजीब लोगों को खत्म कर देगा। लेकिन इस बार वह टुकड़े टुकड़े हो गया। एक बार फिर वह बिस्तर पर गुब्बारे वाली पत्नी के साथ जागता है और पूछता है कि क्या उसका पति ठीक है। सूरज उगने लगा है। बेचारे को लगता है कि एक दिन में 20 बार नाश्ता करना वाकई बहुत थकाने वाला काम है। कुछ देर बाद वह एक पार्क की बेंच पर बैठा है। एक बार फिर छोटी लड़की आती है और पूछती है कि उसकी मां कहाँ है, क्या वह उसे घर ले जा सकता है। वह इस पागलपन के बारे में सोच रहा है और इस जगह की सभी तरह की अजीबोगरीब चीजों के बारे में भी। एक प्रकार पूरी तरह से अजीब और तर्कहीन है। वे आक्रामक होते हैं लेकिन हवा जैसी किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के जीव इंसानों जैसे ही होते हैं। वे आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई प्रतिक्रिया मिलती है वे अपना कदम बढ़ा देते हैं। बिल्कुल उस पत्नी की तरह। वह जानता है कि उस दुनिया में कोई भी सामान्य व्यक्ति उनके अस्तित्व को नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी वे उनसे चिपके रहते हैं। वे ऐसा क्यों चाहते हैं? उनका मानना है कि शायद ये जीव मानव जीवन में घुल मिल जाना चाहते हैं। कुछ समय बाद वह अपना फोन पकड़े हुए है और उसे 3 सेंट का भुगतान प्राप्त हुआ है। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए कम से कम वह जीवित तो रह सकता है, लेकिन उसे अपनी जरूरत की चीजें पाने के लिए थोड़े पैसे की जरूरत होगी। कार्य समूह में वु दाई नाम का एक आदमी उसे बुला रहा है। हमारे नायक का नाम यिचुई फेंगशु है। वह एक कंपनी के लिए अपार्टमेंट बेचने का काम करता है और जानता है कि उसने हाल ही में जो अपार्टमेंट बेचा था उसका कमीशन उसे नहीं मिला है। इसलिए वह संदेश भेजता है कि वह इस मामले को निपटाने जा रहा है और वह अपनी बाइक की गति बढ़ा देता है। जब वह वहां पहुंचता है तो आश्चर्यजनक रूप से देखता है कि कंपनी की इमारत के बजाय वहां एक अस्पताल है। यह स्थान एक परित्यक्त इमारत जैसा दिखता है। वह दरवाजे पर पसीने से तरबतर खड़ा है और सोच रहा है कि क्या यही बिक्री का स्थान है। वह दरवाजे पर पहुंचता है और उसका फोन बजता है। वह कहता है कि वह ऊपर आ रहा है और पूछता है कि क्या सभी लोग अपार्टमेंट में हैं। लोगों का कहना है कि हाँ। मालिक के बेटे ने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नायक कहता है कि ठीक है, फिर वह ऊपर आएगा। हमारा लड़का यह महसूस करता है कि यह स्थान निश्चित रूप से वास्तविकता से प्रभावित है, लेकिन कॉल पर मौजूद लोगों की हालत खराब नहीं लग रही थी। उन्हें यह अजीब तो लगता है, लेकिन दिलचस्प भी लगता है। गलियारे में चलते हुए वह अचानक किसी चीज से टकरा जाता है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने किसी मुलायम चीज को छू लिया है और वह सोच रहा था कि वह क्या है। वह शांतिपूर्वक अपना हाथ आगे बढ़ाता है तथा जानना चाहता है कि क्या वह इस सीमा तक जा सकता है। लेकिन उन्होंने दिव्य दृष्टि के 2 जादुई क्षेत्रों को छुआ है जो सुखद भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। बदमाश शर्मा गया और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसके चेहरे पर एक तमाचा पड़ता है। लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि वह उसकी शिकायत करेगी और वह गार्ड की ओर भागती है, जबकि उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जब वह ऊपर देखता है तो उस पर लिखा होता है बैलर अकादमी। लेकिन जैसे ही वह पलक झपकाता है वह स्थान पुनः परित्यक्त अस्पताल में बदल जाता है। वह अस्पताल की दीवार की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसका हाथ दीवार में चला जाता है। उसे एहसास होता है कि वह इसके भौतिक रूप के साथ बातचीत नहीं कर सकता और सोचता है कि शायद यह उन प्राणियों की तरह है जिन्हें कुछ निश्चित परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। एक बार फिर वह अपना हाथ दीवार में डालता है और इसके साथ ही वह दीवार से होकर निकल जाता है। उसे थोड़ा चक्कर आता है और वह एक सुनसान गलियारा देखता है। कुछ देर बाद उसने कई कमरों में देखा, लेकिन वे सभी खाली थे। लेकिन एक दरवाजे से खून की तेज गंध आ रही है। हेजेन एक बार फिर उस कमरे से गुजरता है। वह एक कमरे में पहुंचता है जहां एक लड़की फर्श पर रो रही है। वह देखता रहता है और वह उठने लगती है और वह उसे देखती है, उसे बड़ा भाई कहती है। लेकिन अब वह लचीला हो गया है और उसकी उपेक्षा करते हुए दीवार पार कर जाता है। जैसे ही वह दूसरी तरफ आता है उसका सामना एक दूसरे प्राणी से होता है, लेकिन वह चलता रहता है। राक्षस भी भ्रमित हो जाता है और उसे एहसास होता है कि वहां दर्जनों अजीब चीजें हैं। वह जिस भी स्थान पर जाता है वहां अजीब अजीब चीजें होती हैं। और विचित्र बात यह है कि कुछ कमरे इस तरह से खुले हैं कि वे भाग सकते हैं। अब उसकी हालत ठीक हो रही है और वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है। इसका श्रेय उस प्यारी पत्नी को जाता है जिसने उसे 18 बार मारा। अचानक उसे फर्श पर कुछ कागज पड़े दिखाई देते हैं जिनमें प्रयोग संख्या 128 के बारे में लिखा है, जिसमें परिवर्तन किया गया था।
वह उन्हें उठाने के लिए झुकता है और सोचता है कि क्या सभी रूपांतरित लोग वास्तव में मानव हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वह पृष्ठ पलटकर भी नहीं जान सकता कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि वह उस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता। अचानक कुछ उसके पास से गुजरता है, वह खड़ा हो जाता है और यह छत पर एक राक्षस का बाल था। वह उसके चेहरे के पास आती है और पूछती है कि वह वहां क्यों है। क्या वह उसके साथ जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है। वह उसे अनदेखा करते हुए सोचता है कि शायद जाने के लिए सबसे अच्छी जगह निर्देशक का कार्यालय है। शव के मालिक की याददाश्त के अनुसार मानसिक अस्पताल की इमारत वही है जो एक बिक्री कंपनी होनी चाहिए थी, और निदेशक का कार्यालय वही है जहां पुराना स्टाफ रूम हुआ करता था। वह यह देखने के लिए ऊपर जाने का निर्णय लेता है कि क्या वहां कुछ है। जैसे ही वह गलियारे से नीचे जाता है, कोई भाई जीव को बुलाता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। अचानक एक मोटा आदमी प्रकट होता है, उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि वह कैसा है, और जब उसे पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया है तो वह काम पर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन फेंग शू गलियारे से नीचे चला जाता है और दोनों को एक तरफ धकेल देता है, यह सोचकर कि इस मंजिल पर कुछ भी नहीं है। चश्मा पहने हुए व्यक्ति असमंजस में दिख रहा है और बॉस उसे कोस रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि वह दूसरी मंजिल पर क्यों जा रहा है, और चश्मा पहने हुए आदमी से कहा कि वह उसे रोके। लेकिन हमारा नायक पहले से ही वहां चल रहा है और अंततः निर्देशक का कार्यालय पाता है। कोई उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वह पहले ही अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रख चुका होता है। उसके पीछे खड़े दोस्त घबरा गए हैं और कह रहे हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ पैर देखकर ही आपको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। कमर की रेखा को देखिए, छोटे से मुंह को देखिए। दरअसल सहकर्मी को पहले ही कुचला जा रहा था। लोग पूछते हैं कि नायक कौन है और वह वहां क्या कर रहा है, और अचानक वह उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उससे कहती है कि वह उसे छोड़ दे और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। लेकिन वह उसे यह कहते हुए एक तरफ फेंक देता है कि वह बहुत शोर मचाती है। वह गिर जाती है और वह आदमी बिना कुछ किए उसकी मदद करने चला जाता है। इसी दौरान उसे डेस्क पर एक कागज मिला, और जैसा कि उसने सोचा था, इस मानसिक अस्पताल में कोई बड़ा रहस्य छिपा है। संदेश में कहा गया है कि यदि वह भाग्य का उपहार प्राप्त करना चाहता है और इस दुनिया के रहस्यों को उजागर करना चाहता है तो उसे कमरा 520 में जाना होगा। वह सोचता है कि क्या यह पत्र उसके लिए था, और यह जानने की इच्छा रखता है कि उन्हें कैसे पता चला कि वह आ रहा है। यह बिल्डिंग सी कमरा 520 में है। अचानक दीपक फूट गया। चश्मा पहने दोस्त अभी भी उसका पीछा कर रहा है, जबकि पीछे रह गए बाकी 3 लोग कह रहे हैं कि वे डरे हुए हैं। वह अपना फोन चालू करता है और कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। उसके बगल में बैठा दोस्त कहता है कि आज वह अजीब व्यवहार कर रहा है। वह किसी से बात क्यों नहीं कर रहा है। वह फोन का इस्तेमाल दूसरी मंजिल पर रोशनी करने के लिए करता है, और उसे एहसास होता है कि वह अब मानसिक अस्पताल में नहीं है, बल्कि पुरानी कंपनी में है। मस्ती कर रहा लड़का मोटे आदमी से उसका फोन मांगता है, जो कहता है कि उसमें भी सिग्नल नहीं है। वह उससे कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि अपनी हैसियत के कारण वह अपनी कल्पना से कहीं अधिक चीजों तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर वह गलत नहीं है तो ये सभी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि वे एक अजीब दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। एक ऐसा स्थान जो कभी सामान्य वास्तविकता थी, अब विसंगतियों से ग्रस्त प्रतीत होता है। जो लोग काम कर रहे थे वे अभी भी सेवा न मिलने से चिंतित हैं। बिल्डिंग के एक गार्ड ने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, और कहा कि वह देखेगा कि क्या हुआ। लड़कियों में से एक झुककर अपना फोन उठाती है और टॉर्च जलाती है, लेकिन कहती है कि यह बहुत कमजोर है। नायक भी वहां है। वह अपना चश्मा चालू करता है और चश्मा पहने हुए आदमी से पूछता है कि उसकी रोशनी भी इतनी कम क्यों है। लोग उस गोरे लड़के से पूछ रहे हैं कि उसने उनके एक अजीब दुनिया में प्रवेश करने के बारे में क्या कहा। अचानक वह अपना आपा खो देता है और सभी को चुप रहने के लिए कहता है। उन्होंने कहा कि उन्हें शांत रहना होगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे जीवित बच सकेंगे। लोग यह देखकर चुप हो जाते हैं कि वह अचानक तनाव में आ गया है, और वह व्यक्ति सरल शब्दों में समझाता है कि वे भूतों से भरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। मूलतः यह एक वैकल्पिक आयाम है जहां वे रहते हैं। लोग एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और उस गार्ड के बारे में पूछते हैं जो लाइट चेक करने गया था। 3 मिनट हो गए हैं और वह वापस नहीं आया है। तांग एक बार फिर चेतावनी देता है कि इस दुनिया में आप किसी भी भूत नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते, अन्यथा आप मर जाएंगे। मोटा आदमी कांपते हुए पूछता है कि अब वे क्या करने जा रहे हैं। वह जवाब देता है कि उन्हें वहां से भागने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढना होगा, अन्यथा उस स्थान पर सभी लोग मर जाएंगे। नायक को ठंड से पसीना आ रहा है और वह अपने पीछे से एक आवाज सुनता है। इस परिचित अनुभूति से उसे पता चल जाता है कि कोई भूत आ रहा है। वह सभी को चेतावनी देता है कि कोई भूत आने वाला है। लोग उससे कहते हैं कि मजाक करना बंद करो, क्योंकि वहां कोई भूत नहीं है।
लेकिन लड़कियों में से एक को बालों से पकड़ लिया जाता है, जबकि फेंग शिव लोगों को चीखते हुए देखता है जब तक कि वह यह नहीं कहता कि श्याओली पहले ही जा चुकी है। चश्मा पहनी लड़की डरी हुई है और कह रही है कि वह शायद चली गई होगी। वह उसके ठीक बगल में थी और उसे पुकारना शुरू कर देती है। वह उसे दोस्त कहकर पुकारती है और उससे कुछ कहने को कहती है। अंधेरे के कारण वहां कोई भी कुछ ठीक से नहीं देख पाता। यूतांग नायक से पूछता है कि क्या उसने भूत का रूप देखा था। वह जवाब देता है कि दुर्भाग्यवश वह उसे देख नहीं सका क्योंकि लड़की अचानक गायब हो गई। इस समय हर कोई फेंग शिव पर संदेह करना शुरू कर देता है और कहता है कि वह अजीब व्यवहार कर रहा है। यू तांग का कहना है कि वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लगता। क्या वह कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकता है? वह भ्रमित होकर पूछता है कि यह क्या है। उस आदमी को यह बात अजीब लगती है कि फांग शिव को यह नहीं पता कि आध्यात्मिक गुरु क्या होता है, लेकिन वह बहुत शांत है। उनकी पहचान संदिग्ध है। वह व्यक्ति समझाता है कि आध्यात्मिक गुरु वह व्यक्ति होता है जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और ऐसे क्षणों में वे आवश्यक लोग हैं। फांग शिव पूछता है कि क्या आध्यात्मिक गुरु की बात वह है जिसने इसे अजीबोगरीब क्षेत्र में सीखा है। यदि ऐसा है तो वह जानना चाहता है कि यह कैसे किया जाए। एक बार फिर तांग ने देखा कि वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी है, इसलिए शायद वह वहां से निकलने की कुंजी है। और फिर वह समझाता है कि उस दुनिया से बाहर निकलने के लिए आपको भूतों की शक्ति इकट्ठा करने की जरूरत है। आपको एक साथ दो शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला है जीवन और मृत्यु के बीच के भय से गुजरना, जो एक भावनात्मक आघात का अनुकरण करता है। और दूसरा है भूत के संपर्क में आना ताकि उसकी शक्ति आपकी आत्मा पर हावी हो सके। लेकिन आपको सावधान रहना होगा क्योंकि भूतिया शक्ति खूनी वस्त्र की तरह होती है। भले ही यह आपके शरीर को ढकता है, लेकिन यह आपकी आत्मा को भी दाग देता है। इन शब्दों को सुनकर फेंग शिव शिव सोच में पड़ गया। खासकर इसलिए क्योंकि वह जानता है कि कई बार मरने के बाद भी वह न मरने के लिए भूतों के संपर्क से बचता है। पत्नी से लेकर सभी सड़क पर रहने वाले जीव जंतु, जब तक वह उनसे बातचीत नहीं करता, वे महज भ्रम है। हालांकि जब कोई भूत वास्तविकता में आ जाता है तो वह बिना देखे ही हत्या कर सकता है। तो शायद अगर वह उनसे संपर्क कर सके तो वह उन्हें खत्म कर सकेगा। फेंग शिव शिव को आश्चर्य होता है कि क्या यह अच्छी बात है। अपनी पत्नी को याद करते हुए वह कहता है कि वह आध्यात्मिक गुरु बनकर उसे खत्म करने के लिए पागल है। जब अचानक उस स्थान से कोई दूसरा व्यक्ति गायब हो जाता है, टैंग पागल होने लगता है। वह सभी से कहता है कि चुप हो जाओ, नहीं तो वे और अधिक भूतों को आकर्षित करेंगे। फेफी उनके पास आती है और पूछती है कि वे क्या करने जा रहे हैं। उसे गायब होने का डर है। फांग शिव का कहना है कि यह 2 और 3 मिनट है। पुरुषों के लिए यह अंतराल 3 मिनट का है, जबकि महिलाओं के लिए यह अंतराल 2 मिनट का है। गार गायब हो गया। 3 मिनट बाद लड़की गायब हो गई और 2 मिनट बाद दूसरा लड़का गायब हो गया। इस तर्क के अनुसार उनमें से एक के गायब होने में 3 मिनट का समय शेष है। वह जाने लगता है और लोग उससे पूछते हैं कि अगर वह खुद को मरवाना चाहता है तो वह कहां जा रहा है। फेंग शिव शिव का कहना है कि बेहतर होगा कि वे भी इसका समाधान ढूंढना शुरू कर दें, अन्यथा उस कमरे में सभी लोग मर जाएंगे। अचानक तांग उसकी ओर इशारा करता है और उसे स्थिर रहने के लिए कहता है क्योंकि कोई भी उस कमरे से बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन नायक उसकी उपेक्षा करता है और कहता है कि चूंकि वे 8 हैं, इसलिए 20 मिनट में वहां कोई नहीं बचेगा। फेंग शिव शिव पीछे मुड़कर चेतावनी देता है कि जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वह भूतों से पहले मर जाएगा। गलियारे में चलते हुए चश्माधारी मित्र पूछता है कि उन्हें सीढ़ियां कभी क्यों नहीं मिलती। जबकि फांग शिव शिव उन रोशनियों को पहचान लेता है, वह कहता है कि वे अस्पताल में थी। अचानक उसे एहसास होता है कि वे अब वापस अस्पताल में हैं। एक मित्र ने पूछा कि क्या उन्हें मतिभ्रम हो रहा है, क्योंकि जहां तक उन्हें याद है वे भी उसी कंपनी में थे। अब वे भयावह अस्पताल में क्यों हैं? फेंग शिव शिव को अब यकीन हो गया है कि कंपनी और अस्पताल इस वास्तविकता में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अस्पताल ने कंपनी को निगल लिया। इस समय वे एक लाल पूल देखते हैं। पूरा गलियारा गंदा है और वे वहां पड़ी वर्दियों को कंपनी की वर्दियों के रूप में पहचानते हैं। फांग शिव शिव ने निष्कर्ष निकाला कि भूतों को महिलाओं को खाने में 2 मिनट लगते हैं और पुरुषों को खाने में 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति को खाने में इतना ही समय लगता है। वह कहता है कि उनके पास अभी भी कुछ समय है। नायक को यह अजीब लगता है क्योंकि अस्पताल में हर कोई फंसा हुआ था और जब वह पहली बार यहां से गुजरा था तो गलियारों में इतना खून नहीं था। कपड़ों पर लगे कट से यह साबित होता है कि वे किसी तेज ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें ऐसा केवल एक ही ब्लेड मिला। छत से कुछ निकल रहा है और उसे याद आता है कि केवल वही भूत डॉक्टर ही स्वतंत्र रूप से घूम रहा है जिसे उसने उस समय अपने ठीक ऊपर देखा था। उन्हें उस दिशा से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं और जब वे देखते हैं तो पाते हैं कि वह वही समूह है जो कमरे में था और यह पूछने आया है कि वे क्या करेंगे। उन्हें थोड़ा अजीब लगता है और मोटा आदमी उनसे पूछता है कि क्या उन्हें वहां आकर कुछ मिला।
अचानक वे चिल्लाते हैं और लड़की कहती है कि वहां बहुत खून है। हर कोई इसे अपने सहयोगी के कपड़ों से पहचानता है और तांग पूछता है कि क्या सभी को खा लिया गया था। भयभीत फेफी वहां से चले जाने की विनती करती है और तांग कहता है कि उन्हें यथाशीघ्र वहां से चले जाने की आवश्यकता है। वे फेंग जियाओ से आगे चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उन्होंने घोषणा की कि समय आ गया है। फेफी पूछती है कि वह किस तरह के समय की बात कर रहे हैं और उनके पीछे से बाल गिरने लगते हैं। आवाजें सुनकर वे धीरे से पीछे मुड़ते हैं और फिर और छत से भूत डॉक्टर आ रहा है। जैसे ही फेफी डरती है, वह प्राणी उन दोनों के करीब आ जाता है। हर कोई राक्षस को दूर जाने के लिए कहते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो तांग को रोकता है। यह फेई है जो गिर गई थी और बचाए जाने की भीख मांग रही थी। लेकिन राक्षस को अपनी ओर आते देख वह लड़की को थप्पड़ मारता है और उसे जाने देने के लिए कहता है। सभी को भागते देख फिंग जियाओ को वह क्षण याद आता है जब उसने डॉक्टर को देखा था और जमीन पर फेफी गुहार लगा रही है कि उसे छोड़ा न जाए। लेकिन वह प्राणी पहले से ही उसके बालों को पकड़ रहा था। आंखों में आंसू भरकर फेफी ने विनती की, लेकिन रोशनी चली गई और उस जगह खून की बारिश होने लगी। चश्मा पहने दोस्त को यह देखकर सदमा लगा कि फेफी मर चुकी है। राक्षस रुका नहीं और उस पर कई बार हमला करता रहा। फेंग जियाओ ने देखा कि उसकी स्केलपेल तकनीक बहुत उन्नत थी, इसलिए उसने शायद बहुत अभ्यास किया होगा। वह और उसका दोस्त वहां खड़े थे, लेकिन वह प्राणी ध्यान नहीं दे रहा था। एक ही समय में दो सर्जरी करना लगभग असंभव होगा। राक्षसी छुरी को एक तरफ रख देती है और फेफी को खाने के लिए अपना मुंह खोल देती है। फेंग जियाओ समझती है कि मनुष्यों को खाने की प्रवृत्ति सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक भूत में बदल गई है। वह उस राक्षस के पास जाने लगता है और उसका मित्र उससे पूछता है कि वह राक्षस के पास क्या कर रहा है। निडरता से फेंग जियाओ राक्षस पर मुक्का मारता है, लेकिन वह चौंक जाता है। उसकी त्वचा इस्पात की तरह कठोर लगती है। उसे याद आता है कि उसके सामने आए सभी प्राणी मनुष्यों की तुलना में अत्यंत शक्तिशाली हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए आध्यात्मिक गुरु बनना ही एकमात्र उपाय है। दोस्त उसे बुलाता है और कहता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन फेंग जियाओ का कहना है कि यह ठीक है क्योंकि वह प्राणी एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को मारता है। इसका मतलब यह है कि जब वह खाना खा रही होती है तो वह सबसे सुरक्षित क्षण होता है। दोस्त कहता है कि जल्द ही राक्षस खत्म हो जाएगा, लेकिन नायक का कहना है कि फेफी के पास वहां एक अतिरिक्त गोल मांस का टुकड़ा है, जिसके कारण इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। यह सुनकर मित्र को उल्टी आ जाती है, जबकि फेंग जियो को याद आता है कि उसे प्राणियों से शापित ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता है और इस तरह के आयाम में भूतों के पास सबसे अधिक शक्ति केंद्रित होती है। शारीरिक स्पर्श सबसे अच्छा तरीका होगा। भूत की जांघों को देखकर वह उन्हें थपथ पाता है, यह देखने के लिए कि कहीं उसे संक्रमण तो नहीं हो गया है। राक्षस के पैर उल्टे हैं और फेंग जियो उन्हें थपथ पा रहा है। दोस्त उसे जागने के लिए कहता है, लेकिन यह इस तरह की बात करने का समय नहीं है। लेकिन फेंग जियाओ ने सिर्फ इतना कहा कि अगर वह डर गया है तो वह भाग सकता है। वह आदमी कहता है, ठीक है, और अगर ऐसा है तो यह सब खत्म हो जाना चाहिए। वह भूत के पैरों को छूने के लिए नायक के करीब जाता है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे बहुत ठंडे हैं। थपथ पाते हुए मित्र कहता है कि कुछ भी नहीं बदला है और फेंग जियाओ कहते हैं कि वे जारी रखेंगे। दोस्त कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पहला संपर्क भूत से होगा, लेकिन ये पैर वाकई बहुत लंबे हैं। नायक को लगता है कि इस लड़के में कुछ छिपी हुई क्षमता है। पहले से ही वह डर के मारे मर रहा था, लेकिन अब वह लार टपकाता है। वह घोषणा करता है कि 1 मिनट बीत चुका है। वे उसे 30 सेकंड तक परेशान करेंगे और फिर तुरंत भाग जाएंगे। जैसे ही फोन पर घड़ी में 1:30 बजते हैं, वह उठ खड़ा होता है और कहता है कि भागने का समय हो गया है। दोस्त पूछता है कि क्या वे सचमुच भाग सकते हैं और वह कहां जा रहा है। फेंग जियो को यकीन है कि वह कहां जा रहा है। जब वह अस्पताल में घूमता था तो उसे बहुत अच्छी तरह से दिखता था और वे डॉक्टर से दूरी बनाने के लिए इलाके का लाभ उठाएंगे, लेकिन उसके सामने बाल आ जाते हैं। वह सोचता है कि क्या उसने गलती से यह अनुमान लगा लिया कि उसने इतनी जल्दी खाना कैसे खत्म कर दिया। फेई फेई के पास जितना मांस था वह काफी था। फिर उसने फर्श पर 2 सिलिकॉन इम्प्लांट देखे, सब कुछ नकली था और अब भूत उसके पीछे है। वह सीधे उसकी गर्दन पर कट लगाती है। इसके साथ ही लड़के की स्क्रीन काली हो जाती है। जब उसका सिर हवा में घूमता है तो वह पुनः अपनी आंखें खोलता है, लेकिन अब वह उस राक्षस के साथ वापस आ गया है, ठीक उसी समय जब दोस्त ने कहा था कि बहुत ठंड है। फेंग जियाओ ने निष्कर्ष निकाला कि समय चक्र घटनाओं द्वारा परिभाषित होते हैं, या शायद यह एक खेल की तरह है जिसमें आपको एक स्तर पार करना होता है और उसका कुछ हिस्सा बच जाता है। दोस्त को मजा आ रहा है, लेकिन वह जानता है कि पिछली बार उसकी मौत सिलिकॉन के कारण ही हुई थी, इसलिए इस बार वह वही गलती नहीं दोहरा सकते।
वह जल्दी से लड़के को पकड़ता है और उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन लार टपकाते हुए वह बदमाश कहता है कि यह पहली बार है। वे थोड़ी देर और रुक सकते हैं। फेंग जियाओ चेतावनी देता है कि वहां सब कुछ सिलिकॉन है, इसलिए यदि वे अब नहीं भागेंगे तो वे दोनों मर जाएंगे। अब दोस्त को समझ में आ गया है कि यह इतना बड़ा क्यों था। इसके साथ ही दोनों पहले ही सीढ़ियों से नीचे भाग रहे हैं और वहां मौजूद लोगों से मुठभेड़ होती है। हताश भीड़ उनसे भी तेज भागने लगती है, लेकिन फेंग जियो रेलिंग पकड़ लेता है और खुद को सबके सामने फेंक देता है। मोटा आदमी कहता है कि उसे लगा कि यह भूत है और वह उससे कहता है कि उन्हें इस तरह मत डराओ। चश्मा पहने हुए व्यक्ति को यह जानना था कि सभी लोग इतनी धीमी गति से क्यों भाग रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि वे धीमे नहीं थे क्योंकि वे पहले ही 20 मंजिल नीचे उतर चुके थे। लेकिन झाओ हाओ ने कहा कि यह असंभव है क्योंकि वह और फेंग जियाओ केवल 3 फीट नीचे उतरकर उन्हें पकड़ पाए। लोग उसे चुप रहने और झूठ बोलना बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन तांग समझ जाता है कि भूत झूठे रास्ते बना रहा है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के राक्षस भ्रम पैदा कर सकते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं। फेंग जियाओ विचारशील हो जाता है और चर्चा को देखता है। फिर वह पास आता है और सभी से कहता है कि वे अपने पास बची हुई चीजें फर्श पर फेंक कर रास्ता चिन्हित कर लें। ऐसा कहते हुए वे चिल्लाने लगते हैं और अपने बैगों और जेबों में रखी सारी चीजें गिराना शुरू कर देते हैं। फिर वह सभी को जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाने को कहता है। वे दौड़ना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें सब कुछ पुनः मिल जाता है। लोग उन पैसों और बोतलों को पहचान लेते हैं जो उन्होंने फेंकी है, लेकिन फेंग जियो को छोटी शर्त में दिलचस्पी थी। अचानक तांग चिल्लाता है और कहता है कि केवल एक अध्यात्मवादी ही बाहर निकलने का रास्ता देख सकता है। वह सभी से अपनी शक्ति सक्रिय करने और कुछ देखने का प्रयास करने को कहता है। वह अपना हाथ पकड़ते हुए कहता है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता। वह नहीं जानता कि क्या वह पिछला अनुभव शक्ति को मुक्त करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसे उम्मीद है कि वह वहां से बचकर निकल जाएगा। लोग भ्रमित हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे ऐसा कैसे करेंगे। वे उस आदमी की तरह प्रयास करना शुरू करते हैं, जबकि फेंग जियो सीढ़ियों का निरीक्षण करता है। उसे याद है कि इन गलियारों से बाहर निकलने का रास्ता दाईं ओर था, तो यह भी कुछ ऐसा ही होगा। यह देखकर तांग पूछता है कि वह फिर क्या करने जा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें प्रार्थना करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उनकी रुचि वहां से भागने के सुराग ढूंढने में है। हाओ इस बात से प्रभावित था कि फेंग जियो अभी भी बहुत शांत था। तांग ने सोचा कि जब राक्षस प्रकट हुआ तो उसने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। अजीब बात यह है कि अब वे सीढ़ियों से नीचे भागे और उन दोनों को फिर से पाया। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि दोनों ने गलियारे में राक्षस के साथ कम से कम 1 मिनट बिताया, तो क्या हुआ। किसी कारण से मनोरोगी यह निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें भूत का फायदा उठाना चाहिए। इससे बहुत कुछ बोध होता है, लेकिन जाहिर है वह सोचता है कि यह संभव नहीं है। भगवान का शुक्र है। फेंग जियाओ दीवार को छू रहा था और हाओ ने पूछा कि वह क्या कर रहा है। वह 10, 12, 15 के बीच गिनती कर रहा था और उसने रुकने को कहा। उसने कहा कि उसे वह मिल गया है। दोस्त इस बात से प्रभावित हुआ कि वहां वास्तव में एक दरवाजा था। तभी तांग प्रकट हुआ और उसने पूछा कि क्या उन्होंने सचमुच उसे पा लिया है, और दौड़ता हुआ आया। समस्या यह थी कि ताला कैसे खोला जाए। उसने कल्पना की कि ताला कहां होना चाहिए और अपना हाथ खाली जगह में घुमाया। इससे दरवाजा खुल गया, जहां से एक ऊर्जा बाहर आई। फेंग जियाओ सबसे पहले अंदर जाने वाला था, लेकिन तांग उससे टकरा गया और यह कहते हुए बाहर भाग गया कि आखिरकार वे बच गए। हर कोई उसके पास से निकल गया और बचने की कोशिश करने लगा। हाओ ने पूछा कि वह सबको आगे क्यों जाने दे रहा है और वह इतना शांत कैसे है। फेंग जियो को अच्छी तरह पता था कि उस प्राणी का सामना करते समय तेज चलने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी एक मोटा बड़ी नाक वाला आदमी प्रकट हुआ और उसने दोनों से कहा कि वे भाग जाए, नहीं तो उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर मार दिया जाएगा। फेंग जियाओ की योजना स्पष्ट रूप से यह देखना था कि कौन पकड़ा जाएगा। इस तरह भूत उसे रोक देगा और वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकता था। लोग हताश होकर भागते हुए आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्हें दो रास्तों में से एक को चुनना पड़ा। इससे टीम में मतभेद पैदा हो गया, क्योंकि हर कोई चाहता था कि अन्य लोग आगे बढ़कर रास्तों का परीक्षण करें। और तांग ने एक बार फिर फेंग जियो से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि उसे लोहे का दरवाजा मिल गया तो उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता भी पता होगा। फेंग जियाओ मदद करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था, क्योंकि हर कोई उसे दबा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि वह मर जाएगा। समूह लगातार चिल्ला रहा था और उससे कह रहा था कि जल्दी से बोलो, क्योंकि भूत पास आ रहा था। फेंग जियाओ ने बस इतना कहा कि उसे इसकी परवाह नहीं है। उसे लगता है कि उसके लिए वहां हर कोई सुरक्षित है। यह सिर्फ एक उपकरण था। उस क्षण भूत चिकित्सक अजय था और उसे जो करना था वह था समय खरीदना। जैसे जैसे वह सही रास्ते पर आगे बढ़ता है, वह सोचता है कि वहां से निकलने के लिए उसे जीवन का बलिदान देना होगा।
जैसे ही समूह उसे उस रास्ते पर जाता देखता है, वे भागने लगते हैं और पीछे से एक हाथ की आहट सुनाई देती है। मोटा लड़का आखिरी है और फिंग जियाओ अच्छी तरह से जानता है कि वह आ चुकी है। जल्द ही छत पर वह उस पर हमला करने की तैयारी कर रही है। जब वह सबको भागते हुए देखती है तो वह आखिरी वाले के पास पहुंचती है। जैसे ही बाल करीब आते हैं, मोटा आदमी घबरा जाता है और कहता है कि वह मर नहीं सकता। सामने एक आदमी को देखकर उसे लगता है कि उसने उसे तेज दौड़ने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए वह उसका कॉलर पकड़ता है और उसे पीछे फेंक देता है। वह गोरी लड़की जमीन पर गिर जाती है और उस मोटे आदमी को पुकारती है, लेकिन किसी चीज ने पहले ही उसकी गर्दन काट दी है और दीवारें खून से रंगी हुई हैं। यह देखकर कि उस आदमी ने ऐसा कैसे किया, फेंग जियाओ सोचता है कि वह उस भूत से अलग नहीं है जिसने अपनी मानसिक संतुलन खो दिया है, लेकिन अब उसे अपनी आध्यात्मिकता बढ़ाने की जरूरत है। समूह ने पूछा कि वह क्या करने जा रहा है और वहां वह एक बार फिर भूत का सामना कर रहा था। बीमार मित्र उसके पास आता है और कहता है कि उसे आमंत्रित किए बिना वह पूरा मजा नहीं ले सकता। यह कहते हुए कि ऐसी चिकनी ठंडी त्वचा बर्फ की तरह है, फेंग जियो को लगता है कि वह आदमी अचानक कवि में बदल गया। देखिए वह कितना पागल है, शायद उसमें भी आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाए और वे दोनों साथ मिलकर बच निकल सके। कुछ समय बाद वे फिर से भाग रहे हैं और फेंग जियाओ पूछता है कि क्या उसे मरने से डर नहीं लगता। हाओ का कहना है कि मौत का इंतजार करना सीधे मारे जाने से भी ज्यादा बुरा है। इसके अलावा वह उस पर भरोसा करता है क्योंकि वह वहां है। उसी समय वे कैफेटेरिया में पहुंचते हैं। सभी लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं क्योंकि वे लंबे समय से भाग रहे हैं। तांग यह कहते हुए सब कुछ छीनना शुरू कर देता है कि वह बाद में इसे दूसरों को दे देगा। एक मोटा सा लड़का उसके पास आता है और थोड़ा सा हिस्सा मांगता है। अचानक एक लड़की कहती है कि उसे कुछ मिला है और वह उसे हिलने से मना करता है। वह एक दरवाजा है और वह उसके पास जाकर कहता है कि वे बच गए हैं। लेकिन जैसे ही वह इसे खोलता है, गलियारे के अंत में एक और दरवाजा है। फेंग जियाओ ने देखा कि वहां प्रकाश पहले की तुलना में अधिक दबा हुआ है। जब वह दरवाजे के पास पहुंचता है तो फेंग जियाओ कहता है कि यह बंद नहीं है। जब वे इसे खोलते हैं तो यह सिर्फ एक उपयोगिता कक्ष होता है। यह उनके द्वारा चुने गए मार्ग का अंत था और अब समस्या यह है कि वापस जाने के लिए उन्हें किसी के मरने का इंतजार करना होगा और डॉक्टर का ध्यान भटकाना होगा। नायक भूत की तलाश में वापस लौट रहा था, जबकि सभी लोग उसे गलत रास्ता चुनने के लिए कोस रहे थे। जाहिर है उन्हें यह पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने किसी को भी उनका अनुसरण करने के लिए नहीं कहा था। हाओ ने टिप्पणी की कि हर किसी को वही करना चाहिए जो वह करना चाहता है और भाई फेंग जियो किसी को भी उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर नहीं करता। एक मोटे आदमी ने शिकायत करते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने बिना कुछ जाने ही चुनाव कर लिया। तांग ने सभी को शांत करने की कोशिश की और कहा कि सभी को ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि जीवित रहना ही प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो देखा उसके अनुसार वह जीव एक बार में एक ही व्यक्ति पर हमला करता है और 2 से 3 मिनट तक आराम करता है। अब विकल्प यह है कि किसी को चुना जाए जो ध्यान भटकाए और सभी के लिए भागने का अवसर पैदा करे। फेंग जियाओ को तुरंत समझ आ गया कि क्या होने वाला है। तांग आया और उसकी छाती पर मारा और कहा कि अगर वह नहीं होता तो यहां कोई नहीं होता, इसलिए उसे ही चुना जाना चाहिए। हाओ ने पूछा कि वह क्या कर रहा था और तांग ने सभी को मदद के लिए बुलाया, लेकिन फेंग जियो ने हस्तक्षेप किया और उसे गला घोंट दिया। जैसे ही उसे दूर खींचा गया, उसने मदद के लिए उस मोटे आदमी को बुलाया जिसने अब हाओ को भी जकड़ लिया और उसके साथ जमीन पर गिर गया। अचानक दरवाजा बंद हो गया। फेंग जियो ने खुद को बाहर अलग कर लिया था। समूह ने पूछा कि वह क्या कर रहा है। फेंग शियाओ ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे लोगों में इतनी दिलचस्पी होगी। जाहिर है वे भूतों से भी अधिक अजीब हैं। उन्होंने उनकी दिलचस्पी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन चेतावनी दी कि अगली बार वे सभी से पैसे वसूलेंगे और इसके साथ ही उनकी फिर से मृत्यु हो गई। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, समूह ने दरवाजा खोलकर बाहर भागना शुरू कर दिया। हाओ आंखों में आंसू लिए फेंक की मदद करने के लिए आगे बढ़ा और जब तांग ने मुस्कुराते हुए पीछे देखा तो उसने कुछ भयावह चीज देखी। मरने के बाद भी फेंग जियाओ मुस्कुरा रहा था और उससे कहा कि बस थोड़ी देर और इंतजार करो। वापस उस पल पर आते हैं जब उसने चेतावनी दी थी कि यह सिलिकॉन है। वह भाग गया, लेकिन इस बार वह एक भयावह तरीके से मुस्कुरा रहा था। लोग सीढ़ियों से नीचे भाग रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, यह सोचकर कि भूत आ रहा है। जब वह एक बार फिर आगे गिर गया तो सभी को अनदेखा करते हुए वह भागने लगा क्योंकि लोगों ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। जब वह सीढ़ियां उतर रहा था तो समूह की गिनती करते हुए उसे एक बार फिर गोल गोल घूमने की समस्या से जूझना पड़ रहा था। वह दरवाजे तक पहुंचा और बिना किसी डर के उसे खोल दिया। किसी को समझ नहीं आया कि उसे यह इतनी जल्दी कैसे मिल गया। तांग ने पूछा कि क्या उसकी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो गई हैं।
लेकिन उसने उनकी उपेक्षा की और चेतावनी दी कि भूत के प्रकट होने से पहले उनके पास 1 मिनट का समय है। यह देखकर तांग मुस्कुराया और कहा कि ऐसा लगता है कि उसने सचमुच अपनी शक्तियां जागृत कर ली हैं। अगर उसने उसे भागने में मदद की तो वह उसे 5 मिलियन देगा। लेकिन फेंग जियाओ ने केवल मुस्कुराते हुए कहा कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जाने से पहले उसे कुछ हल करना था। जब तांग पूछने ही वाला था कि यह क्या है, तो फेंग जियो ने कराहते हुए उसे घुटने से मारा। बेचारा लड़का दर्द से कराह उठा और फर्श पर गिर पड़ा। फेंग जियाओ ने कहा कि उसे आग का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके पास इसके इलाज के लिए 5 मिलियन है। व्यथित होकर टैंग ने कहा कि यदि वह मांगे तो वह इससे भी अधिक कीमत चुका सकता है। लेकिन अब नायक ठंडा पड़ चुका था। कंपनी के बाकी लोग उसे कोसने लगे, पूछने लगे कि वह इतना गंदा कैसे हो सकता है। लेकिन फेंग जियो ने चेतावनी दी कि भूत की गति से बचना असंभव था। लेकिन तांग के जमीन पर होने से सभी बच गए। समूह बचाए जाने की इस धारणा को लेकर उलझन में था। अचानक एक और लात पड़ी और अब वह मोटा आदमी फर्श पर तड़प रहा था। फेंग जियाओ ने कहा कि उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। हाओ और समूह के बाकी लोग पूछ रहे थे कि क्या वह पागल हो गया है और क्या वह सबके साथ ऐसा करने वाला है। फेंग जियाओ ने कहा नहीं, क्योंकि उसे कम से कम एक व्यक्ति की जरूरत थी। हाओ ने कहा कि यह एक अच्छी योजना है। जब समूह ने यह सवाल पूछना शुरू किया कि क्या वह सचमुच इंसान है, तो उसने रास्ता दिखाया और कहा कि उनका समय खत्म हो रहा है। लेकिन समूह को संदेह होने लगा, क्योंकि वह आगे नहीं बढ़ रहा था। फेंग जियाओ ने कहा कि वह सिर्फ कुछ जांघों को छूने के लिए वहां रुकेगा। समूह असमंजस में था और मनोरोगी मित्र ने कहा कि वह निश्चित रूप से यहीं रहना चाहता था। डॉक्टर भूत एक बार फिर से आया। जैसे ही समूह ने उसे देखा, वे फिर से भागने लगे। लेकिन वे दीवार के पीछे ही रुक गए, यह देखने के लिए कि क्या होगा। जबकि नायक राक्षस को आते हुए देख रहा था। जमीन पर लेटे हुए तांग ने बचाने की भीख मांगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी पैंट गीली हो गई है। फेंग जियाओ की लात से अंदरूनी रक्तस्राव हो गया था और वह उसके पैरों को पकड़ने के लिए कूद पड़ा और कहा कि वे दोनों एक साथ मरेंगे। लेकिन फेंग जियाओ ने बस उसके हाथ पर पैर रखा और उसे चिंता न करने के लिए कहा। वह उसके पास ही खड़ा होकर उसे मरते हुए देखता रहेगा। राक्षस ने उसकी गर्दन पकड़ ली और इसके साथ ही वह आदमी चला गया। फेंग जियाओ के चेहरे पर रंग फैल गया, जिसे उसने चाटा भी। वह आदमी सचमुच पागल था। उन्होंने यहां तक कहा कि बदले का स्वाद इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन उस पल उसे अपने दिल में कुछ हलचल महसूस हुई और उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी छाती इतनी तेजी से कैसे धड़क रही है। अचानक उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी, जो उसे बुला रही थी। और सोचा कि उसे इस आदमी की तरह टुकड़े टुकड़े होते देखना अद्भुत होगा। उसने भूत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और समूह को आश्चर्य हुआ कि क्या यह वास्तव में उसकी योजना थी। उसने हाव को घूर कर देखा और उसे याद आया कि उसकी मृत्यु के समय उस आदमी ने उसे फोन किया था। इसके साथ ही उसने अपने दोस्त को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हाव बहुत उत्सुक नहीं था और सब लोग उसे भूत कहने लगे। उस पल फेंग जियाओ को एहसास हुआ कि 20 बार मरने के बाद उसे कितना पागलपन महसूस हुआ, जिसके कारण अब उनमें कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं रह गया था। उसकी मानवता धीरे धीरे लुप्त हो रही थी और उस पल वह और झाओ हाव पूरी तरह से अलग थे, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह अपने दोस्त पर दबाव नहीं डालेगा। लेकिन अचानक झाओ ने कहा कि उस कंपनी में वह एकमात्र व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। चूंकि वह उसका एकमात्र सच्चा मित्र था, इसलिए वह उसकी योजना पर भरोसा करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पर शराब के धब्बे के कारण वे डरावने लग रहे थे। लेकिन वह शीघ्र ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करने के लिए शर्मीले चेहरे के साथ आगे बढ़ा। जब वे लोग मस्ती कर रहे थे, हाओ ने पूछा कि उसने उन दोनों पर हमला क्यों किया। फेंग जियो ने कहा कि भूत की गति को देखते हुए बचना असंभव था और जैसे ही वह उन दोनों को पकड़ लेती, उच्च पदों पर आसीन वे दोनों बाकी को छोड़ देते। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने हाओ से पूछा क्या उसे अपने शरीर के पास ठंडक महसूस हो रही थी। हाओ ने कहा नहीं, वह सामान्य था। जबकि फेंग जियाओ को एहसास हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं था। उसे जो महसूस हो रहा था वह भूत की शक्ति का प्रभाव था। उसने पाया कि कनेक्शन बहुत कमजोर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच रहा है। शायद यह आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने की पूर्व सूचना थी। लेकिन अब हाव प्रेरित लग रहा था, वह इस ठंडे क्षेत्र को खोजना चाहता था। अचानक उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें भाग जाना चाहिए। हालांकि फेंग जियो ने कहा कि कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मोटा लड़का पास में लेटा हुआ था। लड़का मुस्कुराया और बोला कि यह सचमुच अच्छी खबर है। लेकिन उन्होंने पूछा कि आध्यात्मिकता जागृत होने पर कैसा महसूस होता है, क्योंकि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फेंग जियाओ ने बताया कि संभवतः उसके पास जीवन या मृत्यु की स्थिति का अभाव था।
मानसिक स्थिति अभी आवश्यक बिंदु तक नहीं पहुंची थी, यही कारण है कि उसे इसका एहसास नहीं हुआ। हाउ को यह अजीब लगा और उसे आश्चर्य हुआ कि फेंग जियाओ को ऐसा अनुभव कैसे हुआ। उसे उस मोटे आदमी का चेहरा चाटते देख उसने कहा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि इसमें लगभग 5 मिनट लगेंगे। उन्हें इस समय का उपयोग यथासंभव अधिक से अधिक सीखने में करना होगा। और इसके साथ ही ठंडी ऊर्जा ने फेंग के शरीर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वह यह समझने की कोशिश करने लगा कि यह कहां जा रहा है, और जल्द ही उसे लगा कि यह उसके मस्तिष्क और हृदय तक जा रहा है। वे अब बर्फ के टुकड़ों में बदल रहे थे। एक ठंडी धार ने उसके पूरे शरीर को चीर दिया, और चूर चूर हो जाने के बाद उसके सीने में एक रोशनी प्रकट हुई, एक चमक जो केंद्रित होकर लाल गोले में बदल गई। जैसे ही फेंग जियाओ को होश आया, उसने महसूस किया कि उसकी सभी 5 इंद्रियां तेज हो गई थीं। यहां तक कि उसकी सोचने की गति और शरीर पर नियंत्रण भी बेहतर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के और भी हिस्से उसके लिए उपलब्ध हो गए हों। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक क्षमता का 1% से भी कम जागृत किया था। यह क्षमताएं उसकी इच्छा से संबंधित प्रतीत होती थीं। वह सोच में पड़ गया कि यह क्या है, और अचानक उसके दिल में एक झटका सा महसूस हुआ। वह परेशान हो गया और सोचने लगा कि क्या उसकी क्षमता दर्द पहुंचाने की है। मौतों के क्रम ने उनमें उस अनुभूति को वापस लाने की तीव्र इच्छा पैदा कर दी। चाहे वह नकारात्मक भावनाएं हों, मन की विकृतियां हों या दर्द हो, वह दुश्मनों को यह सब अनुभव करा सकता था। अचानक वह मुस्कुराया और हंसने लगे, कहने लगे कि अब वह इस क्षमता के साथ अविश्वसनीय था। उसे पागल होते देख हाउ ने पूछा कि क्या यह उपाय काम कर गया, जबकि फेंग जियो ने निष्कर्ष निकाला कि उसे उसके लिए सर्वोत्तम संभव क्षमता प्राप्त हुई थी। अपनी प्रिय पत्नी को याद करते हुए वह अचेत अवस्था में खड़ा था, जबकि हाउ ने उसे पुकारा और कहा कि 2 मिनट बीत चुके हैं। लेकिन फेंग जियो ने उसे एक तरफ हटने को कहा, क्योंकि वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने जा रहा था। हाउ ने तत्काल कदम पीछे खींचते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि यह उपाय काम कर गया है, और यह बहुत अच्छी बात है। फिर वह भूत चिकित्सक के पास गया। अपने हाथ में शक्ति को केंद्रित करते हुए वह जानता था कि इसमें वह सब कुछ है जो उसने उन दिनों अनुभव किया था। वह जानता था कि जितनी बार वह मरेगा, उतना ही अधिक दर्द उसके अंदर जमा होगा, और वह उतना ही अधिक मजबूत होता जाएगा। जब तक वह पुनर्जीवित होता रहा, वह स्वयं को असीम रूप से शक्तिशाली बना सकता था। उसने भूत के चेहरे पर मुक्का मारा और कहा कि वह चाहता था कि वह इस उत्कृष्ट कृति का अनुभव करे। मुक्का सीधे उस पर लगा, लेकिन उसकी शक्ति लुप्त हो गई। वह पीछे की ओर गिर गई और रोते हुए फर्श पर गिर गई। लेकिन फेंग जियो को तुरंत एहसास हो गया कि उसका मुक्का औसत दर्जे का था, और जो थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता उनमें थी वह भी अब समाप्त हो चुकी थी। इस प्रहार से भूत को कोई चोट नहीं लगी थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि भूत को भी वह दर्द महसूस नहीं हुआ जो भूत को हुआ था। जब वह इस बारे में सोच रहा था, तो हाउ ने कहा कि शायद अब भाग जाने का समय आ गया है, या फिर वह फिर से छूने लग सकता है। उन्होंने सोचा कि शायद इस ऊर्जा को हथियारों में लगाना सबसे अच्छा तरीका होगा। और हथियारों की बात करें तो उनके पास प्रयोग के लिए जमीन पर ही एक हथियार मौजूद था। वह उसे उठाने के लिए टूट पड़ा, लेकिन जल्द ही उसे ऊर्जा का एहसास हुआ। उस ब्लेड को उठाना असंभव लग रहा था, और इसकी शक्ति ने तुरंत फेंग के दिल पर हमला किया। वह देख सकता था कि उस हथियार का कितनी बार इस्तेमाल किया गया था। उसने असीम मात्रा में दर्द को अवशोषित किया था, लेकिन इतनी नाराजगी के साथ उसने सोचा कि क्या वह इसका इस्तेमाल डॉक्टर को खत्म करने के लिए कर सकता है। उसने हाउ को एक तरफ हटने के लिए कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने डॉक्टर की गर्दन के पीछे से हमला कर दिया, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। हाउ ने उसकी शर्त खींची और कहा कि उसमें एक खरोंच भी नहीं आई है। वे उसे इस तरह कैसे मार देंगे। दोस्त उसकी पीठ थपथपाता रहा, और फेंग जियाओ ने निष्कर्ष निकाला कि आध्यात्मिक शक्ति के बिना यह काम नहीं करेगा। उस क्षण उसे समझ में आ गया कि अभी बदला लेना संभव नहीं है। वह उठ रही थी और वह हाउ को गाड़ी चलाते हुए कह रहा था कि अब दौड़ने का समय हो गया है। जैसे ही राक्षस उठा, उसे आश्चर्य हुआ कि स्केलपेल कहाँ है। हाउ के साथ चलते हुए उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। अपनी तीव्र इंद्रियों से वह दूसरों की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। हाउ ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे थे। तभी वे दोनों जो छिपे हुए थे प्रकट हो गए। हाउ ने उन्हें भाग जाने और अब मदद मांगने के लिए वापस आने के लिए कायर कहा। लेकिन फेंग जियाओ ने कहा कि इसका केवल एक ही समाधान है, उन्हें चारों दरवाजों से होकर गुजरना होगा। हर कोई डर गया, और उस आदमी ने कहा कि राक्षस उनका पीछा कर रहा था, इसलिए उनके पास केवल एक ही प्रयास करने का समय था। फेंग जियाओ ने उनकी उपेक्षा की और यह कहते हुए चले गए कि वह किसी को भी अपने पीछे आने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपने पीछे कोई आवाज सुनी, उन्हें पता चल गया कि वह करीब आ रही है। फेंग जियो को एहसास हुआ कि स्केलपेल चुराने से भूत का व्यवहार बदल जाएगा। उसने दरवाजा खोला और सबको भागने को कहा।
वे हताश होकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, वह पीछे से नष्ट हो गया और भूत गलियारे में ऊपर चढ़ने लगा। भयावह चेहरे के साथ उसने उसे वापस देने को कहा। उसने सीढ़ियों पर खड़े सभी लोगों को नजरअंदाज कर दिया और फेंग के सामने जाकर उससे कहा कि वह स्केलपेल उसे सौंप दे। जब उसने हमला किया तो फेंग जियाओ ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने अपना मुंह खोला और उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। पूर्वी द्वार पर वे मर गए। वे दूसरे कमरे में चले गए। इस बार उसने मोटे आदमी को दूसरी जगह रंग दिया। एक बार फिर उसने छुरी चुरा ली और मुस्कुराते हुए दूसरी दिशा में चल दिया। वे उत्तरी द्वार की ओर दौड़े और लिफ्ट तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही उसने अंदर जाने की कोशिश की, राक्षस ने दरवाजा खोल दिया और उसे भी मार डाला। फिर उसने दक्षिणी द्वार की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वह दुर्भावनापूर्ण और लचीले भूत द्वारा पकड़ा गया। वह मरने के बाद से ही बहुत क्रूर था। उसने आखिरी दरवाजा भी आजमाया। वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि छुरी चुराने से वह हमेशा मर जाएगा। यद्यपि वह बहुत तेज थी, फिर भी उसके पास हर बार गति बदलने की क्षमता थी। एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे वह भविष्य को पहले से ही देख सकता था। उसे पता था कि बाईं ओर एक सुरक्षित रास्ता है। लेकिन एक बार फिर उसकी गर्दन पर कुछ आकर गिरा और उसकी मौत हो गई। अब सही समय आ चुका था और अब उसे यकीन था कि वह यह कर सकता है। उसने सभी को उसी दिशा में निर्देशित किया। भूत सबके पीछे से प्रकट हुआ और उसके पास पहुंचा। वह एक बार फिर सीधे फेंग की ओर बढ़ रहा था। उसी समय हाउ ने मुड़कर उसे सावधान रहने को कहा। जब वह उसके चेहरे पर वार करने ही वाली थी तो वह अपने को किनारे करने में सफल हो गया, जिससे उसका वार चूक गया और डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया। वह इस बात को लेकर उलझन में थी कि उसने कैसे चकमा दिया और हाउ को यह असंभव लगा कि उसने ऐसा किया हो। पागलों की तरह मुस्कुराते हुए फेंक भाग गई। एक बार फिर उसने उसे मारने की कोशिश की और वह चकमा देने में कामयाब रहा। कई मौतों के बाद वह उसके हमले के तरीके जान गया था। इसके अलावा यह दर्द उसके शरीर को मजबूत कर रहा था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा रहा था। हाउ उसकी हरकतों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता से प्रभावित था। भूत को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह कूदने और उसे काटने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि अब वह उसकी चाल पूरी तरह से जान चुका है। जैसे ही वह एक बार फिर उसकी ओर आई, वह एक और लुढ़क गया और फिर से चकमा दे गया। भूत पहले से ही पागल हो रहा था और उसे कह रहा था कि अब मर जाओ। समूह को यकीन नहीं हो रहा था कि वह उससे बचकर भाग रहा है, जबकि हाउ सोच रहा था कि यह एक आध्यात्मिक गुरु की शक्ति थी। दरवाजे की ओर दौड़ते हुए उसे एक बार फिर बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि अब वे बच निकलेंगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि भूत उनके सामने ही रुक गया। वह उलझन में था और उसने उसे कांपते हुए जाने से मना किया। फेंग शिव को यह अजीब लगा क्योंकि वह डरी हुई लग रही थी। ऐसा कहकर वह बेचारी हाउ पर सटीक हमला करते हुए भाग गई। बेचारा आदमी लड़खड़ाता हुआ पीछे लौटा और सोचने लगा कि यह ठंडी चीज क्या है। वह दौड़कर फांग शिव के पास गया और पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि सब कुछ सामान्य है और तर्क के अनुसार यही जीवित रहने का रास्ता है। लेकिन उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर भी उस जगह को देखकर भाग गई थी। इसका मतलब यह था कि शायद वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, बल्कि कुछ इतना भयानक था कि वह भी डर गई थी। वह जानता था कि यह खाई का मुहाने है। समूह बार बार पूछ रहा था कि वह भाग क्यों नहीं रहा। वह यह कहते हुए बैठ गया कि थोड़ी देर आराम करना अच्छा रहेगा। कुछ सोचने के बाद उसे एक विचार सूझा और उसने सबको उठने को कहा। एक बार फिर वे अस्पताल के गलियारों से गुजरे और वह धीरे धीरे धातु के दरवाजे के पास पहुंचा। सोच रहा था कि क्या सचमुच बाहर कोई बड़ा खतरा है। जैसे ही उसने इसे खोलना शुरू किया, हाउ ने पूछा कि क्या ऐसा करना जोखिम भरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनके पास अंधेरे में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह जगह इतनी शांत थी कि वह अपने विचार सुन सकता था। जिस रास्ते से वह आया था उसे अंधेरे ने निगल लिया था, इसलिए आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प था। वह आगे और आगे बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था कि समय का कोई अर्थ ही समाप्त हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते का कोई अंत ही नहीं है। ऐसा लगा जैसे अनंत काल तक चलने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और वह स्वयं को अकादमी के प्रवेश द्वार के सामने पाया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह सचमुच बच निकला था। सभी लोग भागकर वहां से निकल गए और हाउ ने जश्न मनाया कि आखिरकार वे बच निकले। वह आदमी जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना चाहता था और हाउ ने फेंग को आवाज लगाई और उसे भी भागने को कहा। लेकिन फेंग शिव को पता था कि कुछ अजीब था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे याद आया, एकमात्र दिखाई देने वाली चीज थी स्कूल और अस्पताल गायब हो गए थे। हाउ ने कहा कि वह बस घर जाकर आराम करना चाहता था क्योंकि दिन बहुत थका देने वाला था। तभी फेंग को कुछ ध्यान आया। वह यह कहते हुए इधर उधर भागने लगा कि वह गायब हो गया है, शहर में कोई भूत नहीं है।
वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह बिना किसी कारण के भाग गया, वह अस्पताल के गायब हो जाने को स्वीकार कर सकता था, लेकिन सभी भूतों का गायब होना नहीं। वह अपनी प्रिय पत्नी से बदला कैसे ले सकेगा? उसने खुद को एक कार के सामने पाया और कहा कि उसके हाथों में एक डाई थी, इसलिए उसे घर जाना था, लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और अब वह यात्री सीट पर था। वह अपने आप से बुदबुदा रहा था कि वह ऐसे ही गायब नहीं हो सकती, वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी इस तरह गायब हो जाए। जैसे ही टैक्सी रुकी, वह हताश होकर घर की ओर भागा। ड्राइवर ने शिकायत की कि उसने पैसे नहीं चुकाए हैं, लेकिन उसने परवाह नहीं की और सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। यह कहते हुए कि दुनिया गायब नहीं हो सकती, वह अपने घर में घुस गया और चिल्लाया कि वह उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन वह स्थान सामान्य लग रहा था। सभी कमरों की जांच करने के बाद वह फर्श पर गिर पड़ा। उसने कहा कि उसने उसे 18 बार मारा था। वह अपना शेष जीवन उसके बिना कैसे रह सकता था। भूत डॉक्टर के हाथों जो भी कष्ट सहना पड़ा, वह बदला लेने के लिए था। उसने भूतों को खत्म करने के लिए क्रोध और पीड़ा को इकट्ठा किया, लेकिन अब वे सभी चले गए थे। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोच रहा था कि वह अपनी सारी नफरत कहां निर्देशित करेगा, और अब बिना किसी भावना के जीवन का क्या अर्थ रहा। उसी समय उसे अपने फोन पर एक संदेश मिला, जिसमें उसे खबर की जांच करने के लिए कहा गया था। बेलू अकादमी जल रही थी। उन्होंने तुरंत देखा कि समाचार में बताया गया था कि आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया है। 11 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें वहां के कुछ मालिक भी शामिल थे। मनोरोगी फेंग शुई हंसने लगा, क्योंकि संदेश में कहा गया था कि उन्हें उसका मृत शरीर मिला है। वह यह सोचकर उत्साहित हो गया कि शायद रहस्यमयी बातें खत्म नहीं हुई थी। वे बस उसके साथ लुकाछिपी खेलना चाहते थे। अब उसे यकीन था कि वह अपनी पत्नी को फिर से देख सकेगा। उसके फोन पर बॉस की ओर से कई संदेश आ रहे थे, जिनमें उसे काम पर आने के लिए कहा गया था। वह हंसा, क्योंकि वह आदमी मर चुका था। यह विडंबना थी कि मरने के बाद भी बॉस उसे काम करने का आदेश देता रहा। अचानक फोन पर एक खूनी संदेश दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वह बोल नहीं रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह नहीं जानता था। फोन से एक ऊर्जा निकली और एक आंख बनी, जिसने कहा कि उसने उसे देखा है। उसने उसे आदेश दिया कि अब उसका पीछा करो। फेंग शुई ने शांतिपूर्वक उसकी आंख को पकड़ लिया और उससे कहा कि वह फोन को अपने पास रखना बंद कर दे, क्योंकि उसके पास केवल एक ही फोन है। इसके साथ ही भ्रम दूर हो गया, लेकिन वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि अगला रहस्य क्या है। अब सामने अकादमी है जो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। उसने जली हुई हर चीज को सूंघ कर देखा और सोचा कि यह बहुत वास्तविक लग रहा है। अचानक उसने फेफी को वहां खड़ा देखा। वह बहुत उत्साहित होकर उससे बात करने आई और बताया कि वह आज जल्दी आ गया। उसने उसके कंधों को छुआ और पूछा कि क्या वह असली है। उसने कहा कि वह बहुत बोल्ड हो रहा है, लेकिन अचानक उसने उसे खींच लिया और कहा कि वह अच्छी तरह जानता है कि चीजें कैसे घटित हुईं। वह सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था कि हाउ वहां आ पहुंचा और पूछा कि क्या उसे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जगह बहुत पसंद आई और उन्होंने पूछा कि बॉस दे हाई कहाँ है। हाउ ने इशारा करते हुए कहा कि वह आदमी कमरे के पीछे था। अजीब बात यह थी कि कंपनी हमेशा की तरह व्यस्त थी, और फेंग शिउ को आश्चर्य होने लगा कि क्या जो उसने देखा वह झूठ था और क्या यह वास्तव में वास्तविकता थी। जब वह बॉस के पास पहुंचा तो उसे डांटा गया और पूछा गया कि उसने ग्रुप में संदेश का जवाब क्यों दिया। फेंग शिउ ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पूछा कि उसे अपना कमीशन कब मिलेगा। दे हाई ने कहा कि उनमें इतनी हिम्मत थी कि वे देर से पहुंचे और कमीशन के बारे में बात की, जबकि फेंग शिउ ने शिकायत करते हुए कहा कि मृत होने पर भी दे हाई घृणित था। बॉस ने उसकी ओर उंगली उठाकर पूछा कि वह मरने की क्या बात कर रहा है, और उससे कहा कि वह ठीक से बात करे क्योंकि वह पूरी तरह जीवित था। लेकिन अचानक फेंग शिउ ने भूत डॉक्टर के हथियार से उसे खत्म कर दिया। बॉस कराह उठा और जमीन पर गिर पड़ा। फेंग शिउ ने मुस्कुराते हुए कहा कि जाहिर है नाओमी अब जिंदा नहीं है। काम पर मौजूद सभी लोग खड़े होकर उसे देखने लगे। फेंग शिउ हाउ के पास जाता है, उसके कंधे को थपथ पाता है और पूछता है कि क्या हुआ। अचानक हाउ का शरीर फूल जाता है और रूपांतरित हो जाता है। फेंग शिउ को एहसास होता है कि सभी के शरीर शापित हैं और वह उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। जब वह यह सब कर लेता है तो वह उन सभी से पूछता है जिन्होंने यह सब किया है कि क्या उन्हें काफी मजा आया, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह सब एक सपना है। जमीन पर लोग तड़प रहे हैं और मदद के लिए इस वीडियो को लाइक करने की भीख मांग रहे हैं। और आपको याद होगा कि आखिरी अध्याय तब समाप्त हुआ जब फेंग शिउ कंपनी में वापस लौट आया। जब उसने सबको खत्म कर दिया तो एक तरह का भ्रम पैदा हो गया और सभी कर्मचारी बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। अंधेरे रास्ते की ओर देखते हुए वह सोचने लगा कि क्या यह एक सपना था या शायद उसके विरुद्ध किसी शक्ति का प्रभाव था। अचानक एक जलती हुई आंख जिसके ऊपर खोपड़ियों का एक गुच्छा था ने पूछा कि वह सपनों को कैसे देख सकता है।
फांग शू ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि यह सपनों के बारे में तो इतना कुछ जानता है, लेकिन सिलिकॉन के बारे में कुछ नहीं जानता। वह बहुत नरम था। भ्रमित प्राणी ने पूछा कि वह डरा हुआ क्यों नहीं लग रहा था। फेंग शू ने जवाब दिया कि ऐसा लगता है कि प्राणी को मारने के लिए वह डर पर निर्भर है, और उस मामले में वह यह कहते हुए माफी मांगता है कि इससे उसके अंदर जीवित रहने और इस भ्रम को तोड़ने की इच्छा जागृत हुई। वह दरवाजे तक चलता है और एक आंख उसे देखती रहती है, और इसके साथ ही यह कहते हुए खुद को दूर कर लेता है कि यह उस इंसान को याद रखेगा जो किसी चीज से नहीं डरता। फेंग शू को आश्चर्य होने लगा कि क्या यह वही आंख थी जिसने डॉक्टर को डरा दिया था। अपने आसपास के भ्रमों को देखकर वह जानता है कि वह अभी भी स्वप्न में है और उसके साथ छल किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो उसे फिर से शुरुआत करनी होगी और झाओ हाओ से माफी मांगनी होगी। इसके साथ ही फांग शू ने एक बार फिर दिन को रीसेट कर दिया। अब उसे पता है कि इस स्थान पर प्राणी की शक्ति सपनों में हेरफेर करने की है, इसलिए उसे बस सोना नहीं है। वे एक बार फिर भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन फेंग शू ने देखा कि सब कुछ सामान्य था। यह जानते हुए कि यह केवल सपनों में ही घटित होगा, वह पुनः आत्महत्या कर लेता है। इसके साथ वह जानता है कि वह किसी और के सपने में फंस गया है और मानता है कि उसे झाओ हाओ को अपने डर पर विजय पाने में मदद करनी होगी। वह सभी को समझाता है कि सुरक्षित मार्ग वास्तव में एक झूठ है, और वहां जो होता है वह यह है कि आप एक झूठे सपने के वशीभूत हो जाते हैं। वह झाओ हाओ के पास जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह इस भ्रम में नहीं फंसना चाहिए। जब तक वह अपने डर से बच जाता है वह जीवित बच सकता है। और यह जानने का रहस्य कि क्या आप सपने में हैं, फेफी को सहलाना है, क्योंकि यह अनुभूति अलग होती है। झाओ हाओ का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि यह कैसा महसूस होना चाहिए, क्योंकि उन्हें वास्तविक अनुभूति का पता नहीं है। दुर्भाग्यवश कई प्रयासों के बाद भी लोग सपनों में फंस रहे थे। वह जानता था कि यह सब उस विचित्र प्राणी द्वारा गढ़ा गया था। समस्या यह थी कि हर किसी के भ्रम अलग अलग थे। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस सपने में व्यक्ति फंसा हुआ है उसे केवल वही तोड़ सकता है। वह झाओ हाओ को जागने के लिए कहता है, लेकिन लड़का बड़बड़ाता रहता है। वह बार बार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। वह उसे कमर में लात मारता है, लेकिन पीड़ा के बावजूद भी लड़का नहीं उठता। फेंग शू उलझन में है क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वह स्केलपेल पकड़ता है और कहता है कि उसे इस तरह से इसका समाधान करना होगा। अपने दोस्त पर दया न करते हुए वह उसकी जांघ काट देता है। झाओ हाओ तड़पता है, उससे रुकने की भीख मांगता है, लेकिन फिर बेहोश होकर एक तरफ गिर जाता है। हमारे नायक को यह पता नहीं है कि वह इस आदमी को कैसे बचाएगा। उसे एहसास होता है कि उसे एक बार फिर से सब कुछ शुरू करना होगा। हालांकि यदि यह काम नहीं करता है तो उसे हार माननी पड़ सकती है। जब वे जागते हैं तो झाओ हाओ टिप्पणी करता है कि वह एक बहुत ही दोस्ताना भूत का सपना देख रहा था। वह बहुत कोमल थी, लेकिन जब वह उसे गले लगाने ही वाला था, दुर्भाग्यवश वह जाग गया। फेंग शिऊ उसे अनदेखा करता है और उसके बगल में खड़ा लड़का सुरक्षित निकास के बारे में बात करता है। अचानक झाओ हाओ उत्साह से चिल्लाता है कि जब वह बाहर निकलेगा तो उसे फ्लर्ट करने के लिए एक महिला मिल जाएगी। यह देखकर कि झाओ हाओ एक महिला को पाने के लिए कितना दृढ़ है, फेंग शिऊ इस भावना का उपयोग करने का फैसला करता है। चूंकि डर पर विजय पाना संभव नहीं है, इसलिए आपको किसी अन्य भावना का उपयोग करना होगा। इसके बाद वह झाओ हाओ से फोन चालू करने और वॉल्यूम अधिकतम रखने को कहता है, जिससे लड़का भ्रमित हो जाता है। लेकिन हमारे नायक का कहना है कि वे उसकी पसंदीदा फिल्म का उपयोग करेंगे। हम एक कक्षा में एक लड़की को देखते हैं और वह कहती है कि सुंदर शिक्षिका की निजी कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। झाओ हाओ पहले से ही चोटिल है और शिक्षक समझाते हैं कि वह कई प्रश्न गलत कर रहा है, इसलिए उसे दंडित किया जाएगा। झाओ हाओ जानता है कि यह उसकी पसंदीदा फिल्म है और वह फेंग शिऊ से कहता है कि वे जब जाएंगे तब इसे देख सकते हैं। हालांकि हमारा लड़का उसकी ओर देखता है और कहता है कि लड़के की जान बचाने का यही एकमात्र तरीका है। शर्मिंदा होकर झाओ हाओ कहता है कि ठीक है, मोबाइल फोन लेता है और वीडियो चलाता है। एक छोटा सा बच्चा चुंबन लेता है और शिक्षक यह कहते हुए प्रकट होता है कि उसे थोड़ी पिटाई करनी होगी। फांग शिऊ ने उसे कहानी पर ध्यान देने और फिल्म की तरह चीजों को स्वाभाविक रूप से चलने देने के लिए कहा। झाओ हाओ ने शर्माते हुए कहा कि वह बहुत अच्छी तरह समझ गया है। इस बीच उनके पीछे खड़ा जोड़ा सोच रहा है कि क्या उन्हें भी इसमें भाग लेना चाहिए। शिक्षक लड़के को पीटना शुरू कर देता है और हर कोई यह सब देख रहा होता है। जब वे एक साथ देखते हैं तो हर तरफ दिल तैर रहे होते हैं। झाओ हाओ का सिर पहले से ही फट रहा है जब वह कल्पना करता है कि शिक्षक जो कुछ भी पूछे उसका उत्तर देना है। यह देखकर कि लड़के की भावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं, फांग शिऊ कहता है कि अब जाने का समय हो गया है। वह अपने दोस्त को चेतावनी देता है कि अगर कुछ डरावना घटित होता है तो उसे वास्तविकता और सपने के बीच अंतर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अजीब बात है, फेंग शिऊ थोड़ा उब महसूस करता है, यह सोचकर कि इस दिन को इतनी बार जीने के बाद
वह अपनी पत्नी के पास घर जाने को भी याद करता है। कुछ समय बाद दंपति की मृत्यु हो गई और वे उन भ्रमों से बच नहीं सके जिनका उन्हें सामना करना पड़ा था। फेंग शिउ केवल यह जानना चाहता है कि झाओ हाओ ठीक है या नहीं। उसके बगल में झाओ हाओ कह रहा है कि वह बस थोड़ा सा प्रयास करना चाहता है। लड़का जीभ निकालकर अपना सिर हिला रहा है। फेंग शिउ को लगता है कि यह पागलपन है कि उसका दोस्त शिक्षक की वजह से बच गया, फिर उसे कुछ अजीब बात नजर आती है। ऐसा लगता है कि लड़के से किसी प्रकार की आध्यात्मिक आभा निकल रही है। वह समझ जाता है कि उसका मित्र अपनी शक्तियों को जागृत करने वाला है। थोड़ी देर बाद झाओ हाओ लार टपकाते हुए जमीन पर पड़ा है। वह अचानक जाग जाता है और खड़ा होकर फेफी से कहता है कि वह भागे नहीं। तभी उसे एहसास होता है कि वह गलत जगह पर है और फेंग शिउ से पूछता है कि क्या यही निकास है और क्या वह सफल हुआ है। फेंग शिउ बस देखता है और पास आता है। अजीब बात है कि झाओ हाओ उसे करीब आने के लिए कहता है ताकि वह उसे थोड़ा सा दबा सके। हमारा लड़का उसे जीवन के प्रति जागरूक होने के लिए कहता है और कहता है कि यह अविश्वसनीय है कि उसके मित्र ने इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करके भ्रम पर विजय प्राप्त कर ली। शर्म से लाल होकर झाओ हाओ अपना सेल फोन लेने के लिए भागता है जो उस जोड़े के पास है। हालांकि जैसे ही वह नीचे गिरता है तो देखता है कि वे पहले ही जा चुके हैं। वह डरकर पीछे हट जाता है और सोचता है कि क्या वे सचमुच मर गए हैं। फांग शिउ का कहना है कि दुर्भाग्य से हाँ, लेकिन अब स्टील के दरवाजे पर हाथ रखते हुए वह सोच रहा है कि क्या यह सबका अंत है। वह उसे धक्का देता है और एक सुनहरी रोशनी निकलती है। दोनों अंधे हो जाते हैं और अगले ही पल वे खुद को बाहर पाते हैं। झाओ हाओ ने खुशी जताते हुए कहा कि वे अंततः बाहर निकलने में कामयाब हो गए। ऊपर देखते हुए फेंग शिउ ने कुछ जीवों को देखा और इस बात से सहमत हुआ कि वे वास्तव में भ्रम से बच गए थे। फिर वह झाओ हाओ की ओर मुड़ता है और सोचता है कि क्या उसने अपना आध्यात्मिक पक्ष जागृत कर लिया है। लड़का भ्रमित लग रहा है और कहता है कि उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही है, जैसे उसकी सारी इंद्रियां सक्रिय हो गई हों। फेंग शिउ समझ जाता है कि वह जाग गया है और पूछता है कि उसे कौन सी क्षमता प्राप्त हुई है। बेचारा रोता हुआ कहता है कि वह किसी भी योग्यता को महसूस नहीं कर सकता और सोचता है कि क्या वह इसमें भी असफल है। इसके साथ ही वह फांग शिउ से पूछता है कि उसकी शक्ति क्या है। हमारा लड़का कहता है कि उसे पूर्व ज्ञान है। मित्र को आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि अब समझ में आया कि वह कैसे हर चीज का रास्ता जान सकता था। फेंग शिउ का मानना है कि अभी के लिए लोगों के लिए यह मानना बेहतर है कि यह उसकी शक्ति है। इससे शक्तिशाली लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होगा और वह अधिकतम विकास कर सकेगा। एक बार जब वह मजबूत हो जाएगा तो वह सभी से और विशेष रूप से अपनी बुरी पत्नी से बदला लेने में सक्षम हो जाएगा। उनके मन में यह सवाल बना हुआ है कि क्या उस कार्यालय के अंदर भी अस्पताल का भ्रम मौजूद है। वह अब इसे क्यों नहीं देख सकता। वह समझ नहीं पाता कि वास्तविकता और इस अजीब दुनिया के बीच कोई संबंध है या नहीं। वह जानता है कि सौभाग्यवश इस बार उसके सामने जो भी आया वह एक ऐसा प्राणी था जो केवल सपने ही गढ़ सकता था। यदि यह कोई ऐसी बात होती जिसने उसके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया होता तो शायद वह हमेशा के लिए फंस जाता। क्योंकि अगर उसे या झाओ हाओ को किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़े जो पूर्ण शक्ति से युक्त हो, यहां तक कि 10,000 बार मरने पर भी भ्रम को तोड़ना असंभव होगा। एकमात्र बात जो उसे अजीब लगती है वह यह है कि झाओ हाओ को कोई भी डरावनी चीज दिखाई नहीं देती। वह इस बारे में टिप्पणी करता है और उसका मित्र ऊपर देखकर पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। एक पक्षी वहां से गुजरता है और फांग शिउ कहता है कि उसने उसे गलत देखा होगा। हालांकि उसके दोस्त के ठीक पीछे एक प्राणी उसे गले लगाने वाला है। फेंग शिउ को आश्चर्य होता है कि क्या वह वास्तव में अकेला व्यक्ति है जो इस प्रकार के राक्षस को देख सकता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे जो इसे बेहतर ढंग से समझ सके। झाओ हाओ निराश है कि उसके दोस्त के पास पहले से ही मिशन तैयार है, लेकिन वह यह भी नहीं जानता कि वह क्या कर सकता है। इसके साथ ही वह फेंग शिउ से कहता है कि बेहतर होगा कि वे जल्द ही चले जाएं। वे जाने लगते हैं और हमारा लड़का पूछता है कि उसने सपना कैसे तोड़ा। उनका कहना है कि उन्होंने अपने मित्र द्वारा बताई गई बातों का ठीक वैसा ही पालन किया। वह स्वप्न में गोता लगाने लगा और सब कुछ महसूस करने का साहस करने लगा। नायक जानता है कि पिछली बार जब सभी मर गए थे तो यह प्राणी उसके सामने प्रकट हुआ था। हालांकि अब जब झाओ हाओ सभी के मर जाने के बाद भी जीवित बच गया तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा है जो शायद वह भी नहीं जानता। इसके साथ ही वह अपने दोस्त से पूछता है कि वह हवा को क्यों सहला रहा था और चूम रहा था। शर्मिंदा होकर वह पूछता है कि क्या वह वास्तविक जीवन में भी सचमुच ऐसे ही चलता है। फेंग शिउ ने कहा कि हाँ, उसने कुछ इशारे किए और कुछ अजीब आवाजें भी निकाली। झाओ हाओ उससे चुप रहने की विनती करता है, लेकिन फेंग शिउ कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। अजीब बात यह है कि खुद फेंग शिउ ने भी देखा कि उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं रह गया है।
झाओ हाओ उससे विनती करता है कि वह इस बारे में किसी को न बताए और हमारा लड़का सहमत हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह स्पष्ट करेंगे कि यह कोई गंभीर बात नहीं थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और कल्पना की कि वह प्राणी मर चुका है। शिक्षक उसे विभिन्न पाठ पढ़ा रहे थे। उनमें से एक ने उससे कहा कि वह उसके साथ रहे और मर जाए। अचानक उसे एक हाथ बहुत ठंडा महसूस हुआ। देखते ही देखते कई और हाथ दिखाई देने लगे और उसे याद आया कि फांग शिव ने उसे ध्यान केंद्रित रखने के लिए कहा था। इसलिए उसने खुद को बचाने की कोशिश की ताकि वह उन हाथों से बच सके। यह उसकी योजना थी, उन संवेदनाओं से खुद को विचलित करने की। यद्यपि हाथ उसे परेशान कर रहे थे, फिर भी वह अपना ध्यान केंद्रित किए रहा। फेंग शिव सोच रहा था कि यह कैसी कहानी है। जो कमरा पहले डरावना था वह अचानक से रोमांटिक हो गया। एक बार फिर एक हाथ उसके पास आया और उसे छू लिया। एक लड़की ने उसे अपना सहपाठी बताया और पूछा कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वह चौंक गया और वह लड़के के सामने थी। वह लड़की ऐश नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में पोकेबॉल था। वह शर्मिंदा था और उसने उसे पीछे हटने को कहा। हालांकि उसने हथियार लहराया और आगे झुक गई। इसलिए वह दौड़ा और उसे पकड़ लिया। उसे एक अवर्णनीय कोमलता का एहसास हुआ और वह बहुत खुश था जब तक कि एक विशाल दांत उसके सामने प्रकट नहीं हो गया। प्राणी ने अपना रूप बदला और पूछा कि क्या वह डर गया है। उसकी भुजाएं गतिहीन हो गई थीं और उसे खाया जाने वाला था। उसने फांग शिव को बताया कि वह उस समय बहुत भयभीत हो गया था और उसे लगा कि वह मर चुका है। हालांकि उन्होंने अपनी बाहें मुक्त कर ली और एक बार फिर साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। अगर उसे मरना ही था तो वह नहीं जाने देगा, वह इसे व्यर्थ नहीं जाने देगा। इससे राक्षस डर गया और उसे कोई डर नहीं रहा। फेंग शिव को आश्चर्य होने लगता है कि क्या वह प्राणी इसलिए प्रकट नहीं हुआ क्योंकि वह इस पागल आदमी द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से डरता था। इसके साथ ही उसका दोस्त पूछता है कि वह इन चीजों के बारे में क्यों जानना चाहता था और हमारा लड़का कहता है कि इसे भूल जाओ। फिर फेंग शिव ने कहा कि वह टैक्सी से घर पहुंच जाएगा और अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसे मैसेज कर दे। झाओ हाओ ने टिप्पणी की कि उनके सभी सहकर्मी मर गए, तो वह अकेले घर कैसे जाएगा। हमारा लड़का बस पीछे देखता है और पूछता है कि क्या वह सुरक्षा को बुलाना चाहता है। वह थोड़ा अजीब महसूस करता है और समझता है कि यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। इसके साथ ही फेंग शिव वहां से चला जाता है, चेतावनी देते हुए कि जल्द ही आध्यात्मिक संगठन उसकी तलाश करेंगे। कुछ देर बाद उसकी पत्नी कहती है कि यह बहुत अच्छी बात है कि वह घर आ गया और पूछती है कि क्या उसने खाना खाया है। हमारा लड़का मुस्कुराता हुआ कहता है कि अब उसे अंततः वह मिल गई है। वह गंभीर चेहरा बनाती है और वह कहता है कि वह वापस आ गया है। इसके साथ ही वह यह कहने वाली है कि जब सब में स्लैश गुजरेगी तो वह उसे देख सकेगा। फांग शिव ने एक क्षण भी संकोच नहीं किया और कहा कि उसे अपनी पत्नी की याद आती है। मुस्कुराते हुए वह पूछता है कि क्या वह भी उससे इतना मिलना चाहती थी। लेकिन अजीब बात यह है कि सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है और वह खुद को फिर से घर के सामने पाता है। उसे पता नहीं कि उसकी मौत कैसे हुई। जाहिर है उनकी पत्नी का निधन हो गया है। यह शक्ति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक है। वह झिझकते हुए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखता है और घर में प्रवेश करता है। एक बार फिर वह कहती है कि उसे उसकी याद आ रही है और पूछती है कि क्या वह कुछ खाना चाहेगा। एक बार फिर फेंग शिव उसे अनदेखा कर देता है, यह महसूस करते हुए कि उनके बीच शक्ति का अंतर अभी भी समझ से परे है। इस बीच एक इमारत में आपातकालीन बैठक चल रही है। निर्देशक वांग देहाई का कहना है कि यह खबर तो सभी ने सुनी होगी। 5 घंटे पहले स्कूल अकादमी में एक रहस्यमयी घटना घटी, लेकिन अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं है। सचिव का कहना है कि यह उस इलाके की रिकॉर्डिंग है। दुर्भाग्यवश वे केवल इन 2 जीवित बचे लोगों के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर सके। एक लड़के का नाम फांग शिव और दूसरे का नाम झाओ हाओ था। लड़कों के इतिहास को देखने पर ऐसा लगता है कि दोनों ही सामान्य व्यक्ति हैं। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि वे इसके बारे में क्या सोचते हैं। चश्मा पहने एक व्यक्ति का कहना है कि यदि 2 सामान्य व्यक्ति बच गए तो यह निश्चित रूप से एक रैंक वाली जगह होगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात पर बहुत संदेह है। सुनहरे बालों वाली एक लड़की का कहना है कि फुटेज में फेंग शिव नाम का लड़का बहुत शांत लग रहा था। उनकी सहायक ने टिप्पणी की कि ऐसी संभावना है कि वह वहां आध्यात्मिक गुरु बन गए हों। हालांकि चश्मा पहने व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि भले ही वे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे जाग गए होंगे। यह बहुत ही आसान जगह रही होगी क्योंकि वे जीवित बाहर आ गए। निर्देशक सभी को चुप रहने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि जांच दल को इन लोगों से संपर्क करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या वे अपनी शक्तियों को जागृत करने में कामयाब रहे हैं। लेंगशी का कहना है कि वह आदेशों को बहुत अच्छी तरह समझती है। इस बीच फांग शिव अपने कमरे में जागता है। हमेशा की तरह उसकी पत्नी वहीं है और उसे कह रही है कि वह उसकी चिंता न करे और वापस सो जाए।
हालांकि फेंग शू झाओ हाओ के साथ बातचीत कर रहा है, जो कहता है कि उसे पता चल गया है कि उसकी क्षमता क्या है। उन्होंने बताया कि कल यह काम नहीं करने का कारण यह है कि यह केवल सुबह 11 बजे के बाद ही काम करता है और रात 1 बजे तक चलता है। फेंग शू ने उसे जल्दी से यह कहने को कहा। झाओ हाओ का कहना है कि उनके दोस्त की क्षमता अच्छी है, लेकिन उनकी अपनी क्षमता अब बहुत बेहतर है। हमारा लड़का पहले से ही धैर्य खो रहा है और उससे कहता है कि जल्दी से बताओ कि उसे किस प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई। झाओ हाओ बताते हैं कि उनकी शक्ति के कारण वे सुबह 11 बजे के बाद भी अविश्वसनीय रूप से सुंदर दिखते हैं और उनकी मांसपेशियों में आग लग जाती है। फेंग शिऊ को लगता है कि यह आदमी उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है और वह कहता है कि वह इस बकवास को बंद कर देगा। जब वह बाथरूम में जाता है और नल खोलता है तो उसकी पत्नी कहती है कि उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। हमारा लड़का इस परेशान करने वाली महिला से परेशान है जो उसे अकेला नहीं छोड़ती। रसोई घर में झाओ हाओ इस बारे में बात करना जारी रखता है कि लड़का कितना अधिक शक्तिशाली हो गया है। यह सोचते हुए फेंग स्यू अपना फोन एक तरफ रख देता है। जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, ये क्षमताएं किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा का प्रतिबिंब होती हैं। जाहिर है झाओ हाओ हमेशा मजबूत होने का सपना देखता था, यही वजह है कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। वह नाश्ता करने बैठता है और उसकी पत्नी कहती है कि यह इसके लिए बिल्कुल सही समय है। शहर के दूसरे हिस्से में कोई व्यक्ति कार से बाहर निकलता है। लिंग जू पूछ रहा है कि लड़के के संदेशों को देखकर उन्होंने क्या पता लगाया है। वह व्यक्ति कहता है कि जाहिर है उनमें से एक सचमुच आध्यात्मिक गुरु बन गया। वह उनकी शक्तियों के बारे में पूछती है और लड़का चुप रहता है। उनका कहना है कि उन्हें फेंग शू की शक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लड़का झाओ हाओ सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बहुत सुंदर लगता है, विशेषकर शारीरिक क्षमता और पाठ्येतर गतिविधियों में। लिंग जू का कहना है कि लड़के में स्ट्रिपर के रूप में काम करने की पूरी क्षमता है। हालांकि सीढ़ियां चढ़ते समय वह कहती है कि उन्हें फेंग जू की क्षमता जानने की जरूरत है, विशेषकर इसलिए कि अपनी शक्तियों के आधार पर वह समाज के लिए खतरा बन सकता है। वेनजी ने बस सहमति जताते हुए कहा कि वह समझ गए हैं। घर वापस आकर उनकी पत्नी पूछ रही है कि क्या वह उनसे मिल सकते हैं। हमारा लड़का हमेशा की तरह उसे अनदेखा कर रहा है, टीवी देख रहा है जब तक उसे दरवाजे से कुछ आती हुई आवाज सुनाई नहीं देती। वह यह देखने के लिए उठता है कि वह क्या है, जबकि उसकी पत्नी उसे देखने के लिए कहती है। वह मोर के पास जाता है और सोचता है कि क्या दूसरी ओर जो है वह मानव है या विचित्र। वह पहले से ही लिंग जू के भारी हथियारों का सामना कर रहा है। लोग दरवाजा खटखटाते हैं और वह आवाज सुनता है जिसका अर्थ है कि वे इंसान हैं। इसके साथ ही वह दरवाजा खोलता है और पूछता है कि वे क्या चाहते हैं। लिंग जू अपना परिचय देना शुरू करती है और उसी समय हमारा लड़का कार्ड निकाल लेता है। वह कहता है कि वे उसकी अपेक्षा से अधिक तेजी से आ गए और उसकी पत्नी उसकी बाह से लिपट गई। दोस्तों को अंदर आने के लिए कहता है, इससे दोनों का ध्यान आकर्षित होता है। लिंग जू पूछता है कि क्या उसे पता था कि वे आ रहे हैं। लिविंग रूम में फेंग जू ने देखा कि हर कोई उसकी पत्नी की उपेक्षा कर रहा है। वह सोचता है कि क्या वे भी खतरे को जानते हैं और उसकी तरह ऐसा दिखावा कर रहे हैं या फिर किसी और कारण से ऐसा कर रहे हैं। कार्ड को देखते हुए वह वेन जी को नाम से पुकारता है। वह लड़का अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह एक अन्वेषक है तथा उसके बगल में बैठी लड़की का नाम शेंग सुई है और वह उसका सहायक है। फेंग जू उसकी ओर देखता है और वह भी उसे घूरकर पूछती है कि उन्हें जांच कार्यालय के बारे में पहले से कैसे पता था। हमारा लड़का बस इतना ही जवाब देता है कि इस तरह की अलौकिक दुनिया में यह स्पष्ट है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई ना कोई संगठन अवश्य होगा। लिंग जू ने जवाब दिया कि यह असाधारण बात है कि वह इतनी विचित्र घटनाओं के बावजूद भी इतने शांत बने रहते हैं। फिर वह बताती है कि उनका विभाग रहस्यमय और विचित्र चीजों से निपटता है। वे वहां सबसे पहले यह जानने के लिए गए हैं कि अकादमी में क्या हुआ था और दूसरा यह देखने के लिए कि क्या उनमें टीम में शामिल होने की क्षमता है। हमारा लड़का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, जबकि पत्नी उसके सामने है। लिंग जू कहता है कि ऐसे फ्रीलांसर भी हैं जो उनके लिए काम करते हैं। हालांकि जो लोग सीधे कार्यालय से जुड़े हैं उन्हें खुद को मजबूत करने के लिए अधिक संसाधन प्राप्त होते हैं। पत्नी लगातार आग्रह करती रहती है कि अच्छा हुआ कि वह उस गोरी लड़की को नहीं देख रहा है और पूछती है कि क्या वह अब भी उससे प्यार करता है। फेंग जू अपनी पत्नी के चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर उसके चेहरे पर हताशा का भाव होता, तब वह आकर्षक होगी। गोरी महिला कहती है कि सबसे पहले उसे यह अच्छी तरह से बताना होगा कि उस अकादमी में क्या हुआ था। फेंग जू खड़ा होता है और कहता है कि इसका उत्तर देने से पहले वह कुछ बातें जानना चाहता है। गोरा आदमी चिढ़ जाता है और कहता है कि वह कोई भी मांग करने की स्थिति में नहीं है। सहायक उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि इस तरह से चीजों को सुलझाना अच्छा नहीं है। तब नायक कहता है कि लिंग जू के पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं। हालांकि उसका सहायक पूरी तरह से सामान्य व्यक्ति है।
वह पूछता है कि क्या जांच इसी तरह से होती है या वह अपनी शक्तियों से इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसे निगरानी के लिए किसी की जरूरत है। लड़की फिर से आभा बिखेरने लगती है और वेनजी उसे शांत होने के लिए कहती है। हालांकि वह सिर्फ यह पूछती है कि क्या वह मुसीबत मोल लेना चाहता है। सहायक ने कहा कि उसे उकसाना बंद करो, क्योंकि अगर वह अपना आपा खो देगी तो वहां मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। फेंग जू ने इसे अनदेखा कर दिया और कहा कि पहले उन्हें यह बताना होगा कि इस रहस्यमय दुनिया में वास्तव में कौन सी शक्ति है। महिला का कहना है कि इस रहस्यमयी घटना से बचने वाला हर व्यक्ति यही सवाल पूछता है। इसका कारण क्या है, यह कहां से आता है और इसका उद्देश्य क्या है। फिलहाल कार्यालय को केवल यही पता है कि वे सभी भ्रष्ट संस्थाएं हैं और मानव प्रदूषण के स्रोत हैं। प्रत्येक प्राणी के अस्तित्व का अपना तरीका होता है। कुछ लोग मांस और रक्त से बने होते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह आध्यात्मिक होते हैं। वे किसी पैटर्न का पालन नहीं करते तथा कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। इसके अलावा वे सभी मानवता से घृणा करते हैं और लोगों को खा जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, या यूं कहें कि वे मनुष्यों में विद्यमान आत्मा से पोषण प्राप्त करते हैं। सहायक ने बताया कि अब तक उन्हें यही पता है। फेंग जू पूछते हैं कि मास्टर्स के स्तरों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। वह व्यक्ति कहता है कि वह इस बात से प्रभावित है कि उसे इस बारे में भी पता है, तथा बताता है कि वर्तमान स्तर वह नहीं है जिसके हम आदी हैं। वर्तमान स्तर को इस बात से मापा जाता है कि वे अपने सार का कितना उपयोग कर सकते हैं। जब वह व्यक्ति इसके बारे में लिख रहा था तो पत्नी अपने होंठ चाटते हुए कह रही थी कि यहां खाने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि रैंकिंग व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के प्रतिशत के आधार पर बनाई जाती है और प्रत्येक 20% वृद्धि के साथ आपकी रैंक बढ़ती है। फिर फेंग जू पूछता है कि जब आप 100% तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है। सचिव ने बताया कि वास्तव में इतिहास में कोई भी व्यक्ति 100% तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना अधिक आप बढ़ना चाहते हैं उतनी ही अधिक आपको डरावनी चीजों को चुनौती देनी होगी। नतीजा यह होता है कि 100% तक पहुंचने की चाहत रखने वाला हर व्यक्ति इस प्रक्रिया में मर जाता है। फिर वह कहता है कि वह तीसरा सवाल पूछेगा। लिंग जू अपना आपा खो देती है और कहती है कि उसे इतने सारे सवाल पूछने में बहुत घमंड हो गया होगा। वह नोटबुक सहायक को दे देती है और कहती है कि यदि उसे कुछ जानना है तो वेबसाइट पर जाए। वह एकमात्र सलाह यही देती है कि वह अन्य लोगों से प्राप्त ईमेल पर विश्वास न करे। अब उन्हें अकादमी में जो कुछ हुआ उसके बारे में सारी जानकारी देनी होगी। फेंग जू ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा कि उसका एक और सवाल है, क्या वे उसके पीछे उसकी पत्नी को देख रहे थे। उस पल वह भावुक हो जाती है। यह आदमी पागल है, यह क्या कर रहा है। लिंग जू भ्रमित दिखता है और नायक की वास्तविकता विकृत होने लगती है। सहायक का कहना है कि उन्होंने जानकारी की जांच की, लेकिन पत्नी या प्रेमिका के बारे में कुछ नहीं मिला। इस बीच पत्नी खुशी से उछल रही है और कह रही है कि उसे पता था कि वह हमेशा उससे मिलता रहता है। वह उसके चेहरे के करीब आकर कहती है कि उसे शुरू से ही सच बता देना चाहिए था। जांचकर्ताओं को कुछ अजीब बात नजर आती है और वह व्यक्ति फुसफुसाकर कहता है कि लोगों को अपनी शक्तियों का पता चलने के बाद मतिभ्रम होना सामान्य बात है। वह कल्पना करता है कि फेंग जू की मानसिक स्थिति उनकी सोच से भी बदतर है। वह चिढ़ जाती है और पूछती है कि क्या वह एक बार फिर उनके साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। हमारे नायक को पूरा यकीन है कि वह ही है जो उसके साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है। फिर वह एक और देखता है और अपनी प्रिय पत्नी को बुलाता है तथा कहता है कि अब वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वह कितनी अद्भुत है। फेंग जू का कहना है कि वह स्पष्ट रूप से सहयोग नहीं करना चाहता, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। कुछ विकृत होने लगता है और पत्नी कहती है कि आखिरकार वह उससे मिल रहा है। वह अपना सिर पीछे घुमाती है और इंसानों को बुलाती है। लिंग जू और सहायक को आश्चर्य होता है कि वह क्या है। वह प्राणी बड़ा होना शुरू हो जाता है और एक भयावह मुस्कान बिखेरते हुए कहता है कि उसे आध्यात्मिक गुरु का अनुभव किए हुए बहुत समय हो गया है। सहायक चौंक जाता है और फेंग जू पूछता है कि यह किस प्रकार की शक्ति है। हमारा लड़का कहता है कि यह उसके लिए एक छोटा सा आश्चर्य है। उसकी पत्नी उसकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमयी है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक पहेली में फंस गया है। वह पूछता है कि क्या वे अब उसे देख सकते हैं, यह महसूस करते हुए कि जिस तथ्य से उसने उसके अस्तित्व को देखा उसने उसे वास्तविकता में ला दिया। यदि कोई आध्यात्मिक गुरु भी उसे नहीं देख सकता तो इसका अर्थ यह है कि वह ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो सभी प्राणियों को देख सकता है। लिंगजू अपना हाथ बढ़ाती है और बैंगनी ऊर्जा उत्पन्न करती है, उसे राक्षस पर फेंकती है और उसे मरने के लिए कहती है। फेंगजू उस महिला की आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित है। जाहिर है यह किसी आध्यात्मिक गुरु की योग्यता ही होगी। हालांकि पत्नी धुएं से सुरक्षित बाहर निकल आती है। महिला को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह अपना साहस खो देती है। वह भागने की कोशिश करती है, कहती है कि उनके लिए इसे संभालना असंभव है। पत्नी बस अपनी उंगली बढ़ाती है और हवा को रोक देती है।
इसके साथ ही लिंग जू का संपर्क टूट जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। हमारा लड़का अपने दोस्त से भी बदतर हालत में है और अपने कपड़े खोलता है। यह देखकर कि उसकी आंतरिक जांघों पर एक लोमड़ी का टैटू है, वह देखता है कि सहायक को भी एक गुलाबी पत्र मिलता है। वह किताब पढ़ना शुरू करता है, तभी उसकी पत्नी पूछती है कि वह उसकी ओर क्यों नहीं देख रहा है। वह जितना संभव हो सके उतना जानने की कोशिश करता है और अगले ही पल मारा जाता है। वह उस पल में वापस आ गया है जब वह स्कूल से लौटा था। वह जानता है कि वह अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कल जांच टीम आएगी और यही वह समय होगा जब दुनिया को उस व्यक्ति के बारे में पता चलेगा जो भविष्य देख सकता है। वह उस फोरम तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर पर जाता है जिसे उसने सहायक से बात करके खोजा था। स्क्रीन पर एक संदेश आता है और जब वह उस पर क्लिक करता है तो एक राक्षस सामने आ जाता है जो उसे डराता है। हालांकि वह इसे अनदेखा करता है और साइट ब्राउज करना जारी रखता है। वह इस विचित्र दुनिया के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है। अजीब बात है कि पत्नी चूहे को घुमा देती है। चूंकि वह बहुत तेजी से शोध कर रहा था, इसलिए उसने उससे और अधिक नम्र होने को कहा। फेंगजू यह सब अनदेखा करता है और शोध जारी रखता है। वह एक लिंक दर्ज करता है जिसके लिए उसे 1 मिलियन का भुगतान करना होता है। पत्नी पूछती है कि क्या वह मदद चाहता है, जबकि वह यह सोच रहा है कि वह इतनी रकम कहां से जुटाएगा। वह मुख्य पोस्ट पर नजर डालता है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो समय को नियंत्रित कर सकता है। यदि ऐसा होता तो भविष्य को देखने वाले व्यक्ति के रूप में उसका मूल्य कम हो जाता। व्यक्ति कहता है कि इस योग्यता को समय की बर्बादी कहा जाता है और वह नायक को इसे पढ़ने में अपना समय बर्बाद करने के लिए बधाई देता है। हमारा लड़का सोच रहा है कि यह कैसा मंच है। इस बीच एक विश्वविद्यालय में गुलाबी शर्ट पहनी एक लड़की अपने कंप्यूटर के सामने छींकती है और सोचती है कि उसके बारे में कौन बात कर रहा है। फेंगजू वर्गीकृत जानकारी खोजने की कोशिश कर रहा है। फेंगजू ऐसी जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिस तक केवल उस अन्वेषक की ही पहुंच होगी। अगले दिन वह पूरी रात उन विचित्र घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी जुटाने में बिताकर उठता है। जब भी कोई घटना घटती है उसे रैंक एस से रैंक डी तक वर्गीकृत किया जाता है। एक श्रेणी की प्लेग एक दिन में पूरे शहर को नष्ट कर सकती है और एक श्रेणी एस की घटना एक राष्ट्र को नष्ट कर सकती है। समस्या यह है कि इन चीजों के होने का कारण और ये क्यों दिखाई देती है, यह सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि ये जीव हमेशा सभी के आसपास रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में भौतिक होने के लिए प्रत्येक की अपनी स्थिति होती है। हमेशा की तरह पत्नी गुड मॉर्निंग कह रही है, जबकि वह सोचता है कि उसने किसी को भी जीवों को देखने के बारे में बात करते हुए नहीं पाया। अब लक्ष्य इन मंचों से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए धन प्राप्त करना है। उन्होंने एक और बात की खोज की जो कुछ अजीबोगरीब औजारों के बारे में है जिनके कार्य अकल्पनीय है। और छुरी इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोग कई भयावह चीजों के लिए किया गया है। उन्हें याद है कि एक लेख में हथियार की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने की बात कही गई थी। एक नीली आभा उभरने लगती है और कमरे को घेर लेती है। घड़ी देखकर उसे पता चलता है कि जांच दल के पहुंचने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है और वह पाता है कि उस पर कई जीवों ने हमला कर दिया है। उसका दिल टूट गया है। लेकिन फांग स्यू ने पूछा कि क्या वे इतनी ही निराशा पैदा कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो यह सारी नफरत ही नया हथियार बन जाएगी। फिर वह उस हथियार की आध्यात्मिक ऊर्जा को नए राजा के सामने घुटने टेकने का आदेश देता है। उसे लगता है कि उसने कम से कम 2% शक्ति प्राप्त कर ली है तथा उसे एहसास हो गया है कि ये वस्तुएं न केवल उपकरण हैं बल्कि उसके विकास में भी सहायक हैं। समस्या यह है कि उसका भौतिक शरीर अभी भी ज्यादा कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। वह नाश्ता करने जाता है और उसका दोस्त फोन करता है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें पता है कि उनके दोस्त को पाठ्येतर गतिविधियों के लिए शक्ति प्राप्त हुई है। झाओ हाउ चौंक जाता है और पूछता है कि क्या उसने यह जानने के लिए पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि उन्हें पता है कि भले ही उनकी शक्ति की खोज हो गई है, फिर भी यह भविष्य देखने से कहीं अधिक अविश्वसनीय है। किसी का ईयरपीस जमीन पर गिर जाता है। यह कार में बैठा जांच करता है और लिंगशी पूछता है कि समस्या क्या है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इन दोनों लोगों की क्षमताओं को पहचाना। वह उसे यह बात उगलने के लिए कहती है क्योंकि वह बहुत उत्साहित लग रहा है। वह कहता है कि झाओ हाओ की क्षमता काफी अनोखी है। वह सवाल करती है कि क्या यह इतना चौंकाने वाला है और वह कहता है कि फेंग स्यू का तो वास्तव में कहीं अधिक प्रभावशाली है। लड़का स्पष्ट रूप से भविष्य देख सकता है तथा बातचीत में यह चेतावनी देता है कि उसे पहले से ही पता है कि वे दोनों उससे मिलने आ रहे हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि उन्हें पहले से कैसे पता कि वे उनसे मिलने आ रहे हैं। वह यह सोचकर उलझन में है कि यदि ऐसा कुछ मौजूद भी है तो यह किसी नौसिखिए अध्यात्मवादी के साथ नहीं होना चाहिए। सहायक उसे याद दिलाता है कि क्षमता जितनी बेहतर होगी उसका उपयोग करने की लागत उतनी ही अधिक होगी।
वह पूछती है कि क्या वह उस व्यक्ति का उदाहरण दे रहा था जो टेलीपोर्ट तो कर सकता था लेकिन एक बार में केवल 10 सेंटीमीटर दूर। ऐसी स्थिति में पैदल चलना ही बेहतर है। सहायक का कहना है कि उसे नहीं पता कि लड़के को कैसे पता चला कि वे लोग आ रहे हैं। वह दरवाजा खोलती है और कहती है कि अब अटकलें बंद करो। अब उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय आ गया है। उससे आमने सामने मिलकर वह यह निर्णय लेगी कि क्या वह सचमुच भविष्य देख सकता है या सिर्फ कहानियां गढ़ रहा है। जब वे कमरे के सामने पहुंचे तो दरवाजा पहले से ही खुला था। वे एक क्षण के लिए हिचकिचाते हैं और वह अंदर घुस जाती है। किसी बात ने उनका ध्यान खींचा। फेंग जू शांति से उन तीनों के लिए चाय परोस रहा है। वह बिना किसी और देखे उनका नाम पुकारता है और उन्हें बैठने के लिए कहता है। तुरंत ही दोनों घर में प्रवेश कर जाते हैं। वह सोफे पर बैठ जाती है और पूछती है कि उसे उनके नाम कैसे पता है और उसे कैसे पता चला कि वे आ रहे हैं। फेंग जू तुरंत कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपनी आंखों से भविष्य देख सकता है। वह अपनी बाहें क्रॉस करके कहती है कि अगर यह सच है तो इसे साबित करके दिखाओ। फेंग जू उन सभी चीजों के बारे में बात करना शुरू करता है जो वे करने आए थे। वे दोनों यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अकादमी में क्या हुआ था और साथ ही झाओ हो की शक्तियों के बारे में भी जानना चाहते हैं। अन्वेषक का कहना है कि यह सब तार्किक निष्कर्ष के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। फेंग जू हंसता है और वह व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या उसने कोई जानकारी गलत दी है। हमारा लड़का उसे अनदेखा करता है और पूछता है कि क्या उसके अलावा किसी और को पता है कि अन्वेषक लिंग जू से प्यार करता है और इस समय उसकी बाईं जेब में एक प्रेम पत्र है। वह अपना हाथ जेब में डालता है और कांपता है जबकि महिलाएं भ्रमित दिखती हैं। फेंग जू ने कहा कि वह पत्र को उद्धृत करेंगे तथा चेतावनी दी कि उसमें लिखा है, लिंग जू, जब तुम यह पढ़ रहे होगे तब तक मैं शायद मर चुका होऊंगा। हालांकि एक बात है जो मैं हमेशा से तुम्हें बताना चाहता था। गोरी महिला वाक्य को बीच में ही रोक देती है और उसे ढूंढने के लिए सीधे जेब में जाती है। वह पत्र निकालती है और उसे देखती है। वह डर जाती है क्योंकि उसमें वही लिखा है जो फेंग जू ने कहा था। थोड़ा सोचने के बाद वह कहती है कि यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि पत्र अतीत में लिखा गया था, भविष्य में नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह आग को नियंत्रित कर सकती है और उसकी माप 85, 63 और 80 है। पत्नी जो कप में बदल गई थी पूछती है कि उसका नाप कब है। लिंग जू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह कहता है कि उसकी शक्ति आध्यात्मिक समुदाय में कोई रहस्य नहीं है और हो सकता है कि वह माप का विश्लेषण करने में प्रतिभाशाली हो। हमारा लड़का तब कहता है कि वह एक रहस्य जानता है और पूछता है कि क्या वह सचमुच चाहती है कि वह उसे बताए। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है जो वह उजागर कर देंगे। हमारा लड़का कहता है कि वह अच्छी तरह जानता है कि उसे गुलाबी रंग से खास लगाव है। उसके पास जो भी अच्छा है वह सब उसी रंग में रंगा हुआ है। इसके अलावा उसके पास एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर गुलाबी लोमड़ी भी है। वह तुरंत एक आभा बिखेरती है, कहती है कि जाहिर है उसकी शक्ति उसके दोस्त के समान है, दोनों ही अभद्र हैं। फेंग जू एक कहानी गढ़ता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि सब कुछ कैसे होता है। कल रात उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और सहायक को पत्र लिखते हुए देखा और उसी रात, आप सभी जानते हैं, उसने उसे कपड़े पहनने के लिए अलमारी में जाते हुए भी देखा। वह शर्मिंदा होकर बैठ जाती है और सोचती है कि उसने इससे भी अधिक देखा होगा क्योंकि वह टैटू बहुत करीब है। फिर वह कहती है कि अगर वह लॉटरी के नंबरों की भविष्यवाणी कर सके तो वह उस पर विश्वास करेगी और वह तुरंत उन्हें लिख लेता है। जैसे ही वह उसे टिकट देता है वह जानती है कि यह पता लगाने का सबसे सही तरीका होगा। हालांकि वह पूछती है कि वह इस टिकट का उपयोग क्यों नहीं करता और करोड़पति क्यों नहीं बन जाता। उनका कहना है कि ऐसा तितली प्रभाव के कारण होता है और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वह शर्त लगाता है कि यदि लॉटरी नंबर सही नहीं आया तो उसकी हत्या हो सकती है। लिंग जू लड़के के अहंकार से अपना दिमाग खो रही है। वास्तव में अन्वेषक ने उनसे अकादमी में जो कुछ हुआ उस पर टिप्पणी करने को कहा। वह चुप रहता है और कहता है कि यह ब्लू मेंटल हॉस्पिटल था। वह कंपनी के कार्यालय में गया था जब अचानक पूरा कार्यालय इस भ्रम से घिर गया। कार्यालय में मौजूद सभी लोगों को अंततः इस तथाकथित अस्पताल में खींच लिया गया। जाहिर है फेंग जू झूठ बोलने जा रहा है। उन्होंने ज्यादा विवरण या यहां तक कि स्केलपेल का भी उल्लेख नहीं किया। वह केवल इतना कहता है कि कुछ क्षणों में उसने वह रास्ता देखा जहां वह और झाओ हाओ बचेंगे और जहां उनकी मृत्यु होगी। इसके साथ ही वह दर्जनों विसंगतियों से बचने में सफल रहे। जांचकर्ता चौंक गया और लिंग जू ने कहा कि उसने कभी ऐसी जगह के बारे में नहीं सुना जहां दर्जनों विसंगतियां हों। यद्यपि असंगति के कारण अजीब घटनाएं घटित होती हैं लेकिन वे कभी भी एक साथ कार्य नहीं कर पाती। यदि उसने अनगिनत जीव देखे तो संभवतः उसे केवल एक ही ऐसा जीव मिला होगा जो उन सभी को नियंत्रित करता था। फेंग जू का कहना है कि जाहिर है उनके पास यह समझने का अनुभव नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह ठीक है।
कभी कभी अज्ञानता जीवित रहने में सहायक होती है। बेचारी महिला एक बार फिर लड़के की गालियों से अपना आपा खो रही है। हालांकि अन्वेषक उसे शांत रहने के लिए कहता है और समझाता है कि अच्छा होगा यदि वह आज उनके साथ लौट आए। फेंगजू खड़ा होता है और उससे कहता है 1 घंटे बाद कार पार्क हो जाती है। वे बाहर निकलते हैं और दरवाजे पर खड़ा सहायक कहता है कि यह जांच कार्यालय है। फेंगजू का कहना है कि इससे यह साबित होता है कि इन जीवों को कोई नहीं देख सकता क्योंकि उनके आगे का रास्ता पूरी तरह से अंधेरा है। कम से कम इस स्थान पर वह यह जान सकता है I कि don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.